ये पूरी कहानी शुरू होती है एक रैंडम से खेत में, जहां हमारा मेन गाय खड़ा है और लिटरली अपनी मैजिक से जमीन का एक बड़ा हिस्सा फ्लैटन कर रहा है। आसपास जो मजदूर थे वो बस शॉक में उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली किसी नोबल बॉर्न बंदे को एक्चुअल फिजिकल काम करते हुए देखना रेयर ही होता है। काम खत्म करने के बाद वो घर लौटता है और जैसे ही अंदर आता है, वहाँ की लड़कियाँ जिनके साथ वो हाल ही में रह रहा है उसका स्वागत करते हुए आ जाती हैं। वो उसे एक नज़र में देखकर ही बोल देती हैं कि वो काफ़ी टायर्ड दिख रहा है। और हाँ, उसे भी पता था कि वो एग्जॉस्टेड था, फिर भी उसे लगता था कि जब भी चांस मिले उसे मदद करनी ही चाहिए। थोड़ा आयरॉनिक था, क्योंकि असल में वो कभी भी एक ऑफिस टाइप रूटीन का आदमी रहा ही नहीं था। लड़कियां उसके बाद समझ गईं, लेकिन तभी उसने अचानक टॉपिक बदल दिया। फिर भी उसके माइंड में एक चीज़ चल रही थी। आज को ठीक 10 साल हो चुके थे उसके नॉर्मल लाइफ वाले दिनों को। तब वो रोज़ काम से लौटकर लिटरली ढह जाता था। शरीर आराम के लिए चिल्ला रहा होता था, लेकिन वो खुद को फोर्स करता कि चलो कुछ खा ही लेता हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया, टेबल पर बैठा और बिफोर ही न्यू इट आंखें हैवी होने लगी और वो सो गया। उसे लगा बस 2 मिनट की झपकी होगी, लेकिन जब वापस आंखें खुली तो पूरा माहौल ही अजीब था। आसपास की जगह, खाना और यहाँ तक कि प्लेट में दिख रही रिफ्लेक्शन, सब कुछ वैसा था और साथ ही बिल्कुल वैसा नहीं भी था। द फेस ही सॉ वाज़न्ट इवन हिज ओन। पहले उसे लगा शायद वियर्ड सा सपना है, लेकिन फील इतना रियल था कि डर सा बैठ गया। उसने फिर से सोने की कोशिश की कि शायद वापस अपने घर उठ जाए, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आया। वो आदमी उसे बुलाता है और कहता है कि चलो तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। हमारा बंदा पूरा कंफ्यूज था। उस अजनबी ने कहा कि वो उसका सबसे छोटा बेटा है। उस मोमेंट पे तो उसका दिमाग ही ब्लैंक हो गया। उसे अपना नाम तक नहीं पता था। कुछ सेकंड्स बाद एक और लड़का कमरे में आया, जिसे लोग एरिक कह रहे थे। एरिक आगे बढ़ के सबको थैंक्स बोलता है कि वो उसके बड़े भाई की शादी में आए हैं। और फिर वो हमारे कंफ्यूज नायक को अपना छोटा भाई इंट्रोड्यूस करता है, नाम रखते हुए वेंडेलिन वॉन बेनो बाउमाइस्टर। ये नाम सुनते ही जैसे उसकी मेमोरी में क्लिक हुआ, ओह सो दिस इज हु आई एम नाउ। फिर वेंडेलिन ने एरिक से पूछा कि सेलिब्रेशन किस चीज़ का है। एरिक ने बताया कि ये उनके सबसे बड़े भाई कर्ट की शादी का समारोह था। कर्ट ने जब से ये कंप्लेन शुरू की थी कि उसे कोई वाइफ नहीं मिल रही, तब से घर में टेंशन थी। अब वो इमिली नाम की एक नोबल फैमिली की लड़की से शादी कर रहा था, तो नेचुरली सब बहुत रिलीव्ड और खुश थे। वेंडेलिन ने क्यूरियोसिटी में पूछा, तो क्या इमिली के नोबल होने से हम भी नोबल बन गए? एरिक हंस के बोला, नहीं भाई, हम पहले से नोबल थे। और वेंडेलिन बस चुप हो गया, क्योंकि उसे अभी भी इस दुनिया के रूल्स की कुछ समझ नहीं थी। धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि वो 5 साल के बच्चे के शरीर में है। एटलीस्ट ये राहत थी कि भाषा समझ में आ रही थी और खाना भी सरप्राइजिंगली अच्छा था। नोबल फैमिली का तीसरा बच्चा होने के नाते उसे कुछ प्रिविलेजेस तो मिल ही सकते थे। अगले दिन वो फैमिली के साथ खाने बैठा, लेकिन जो खाना आया वो पिछली रात के रॉयल फीस्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। पतली सी सूप और पत्थर जैसी सख्त रोटी, जगह भी टूटी फूटी, बिल्कुल भी नोबल लाइफस्टाइल जैसी नहीं थी। वो एरिक के बारे में पूछता है और पिता बताते हैं कि वो मछली पकड़ने गया है। वेंडेलिन उसके पीछे भागता है और एंड में उसे पकड़ लेता है। यहाँ एरिक उसे सच बताता है, हाँ वो नोबल हैं, लेकिन अनबिलीवेबली गरीब नोबल। पिछली रात जो ग्रैंड फीस्ट था वो सिर्फ इमिली के परिवार को इम्प्रेस करने का एक्ट था। उन्होंने अपनी एक्चुअल रियलिटी छुपाने के लिए बहुत पैसा उड़ा दिया था। अब सच्चाई यही थी, सख्त रोटी, पतला सूप और रोज खुद मेहनत करके जीना। तभी एक और भाई वहाँ आता है और कंप्लेन करता है कि उसे इस फैमिली मीटिंग में बुलाया क्यों नहीं गया। फिर कुछ ही देर में और भाई आ जाते हैं और सब मिलके बात करते हैं उन 2 भाइयों की जो शादी में आए ही नहीं। वेंडेलिन को धीरे धीरे समझ आता है कि वो असल में परिवार का 8वां बच्चा है। कुछ दिनों में उसने ये भी जाना कि वो लोग हेलमोट किंगडम के एक बहुत रिमोट रीजन में रहते थे। कैपिटल में लगभग 10 लाख लोग रहते थे, बड़े शहर रिच नोबल्स के कंट्रोल में थे, लेकिन उनका इलाका बस 80,000 लोगों वाला एक निग्लेक्टेड सा क्षेत्र। यहाँ का फ्यूचर भी काफी ग्रिम लगता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ भाई सामान लेकर जा रहे हैं। वेंडेलिन दौड़ कर गया और पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि कर्ट की शादी के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो घर छोड़ देंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस में उन्हें कुछ मीनिंगफुल मिलने वाला नहीं है। ज़्यादातर सब कुछ कर्ट का ही होगा, तो इसलिए बेटर है कि थोड़े पैसे लेकर बाहर निकलें और किसी दूसरे शहर में अपनी किस्मत आजमाएं, शायद एडवेंचरर बन के, शायद किसी ट्रेड में। वेंडेलिन अभी बच्चा था, तो वो सिर्फ खड़े होकर देख सकता था। एरिक ने उसे कहा कि लाइफ को हल्के में मत लेना, कुछ बड़ा करने की कोशिश करना। भाइयों के जाने के बाद वेंडेलिन लाइब्रेरी चला गया नॉलेज ढूंढने के लिए। शेल्फ्स खंगालते खंगालते उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उसमें एक क्रिस्टल बॉल और कुछ पेपर्स पड़े थे। उसने इंस्ट्रक्शंस पढ़े। ये क्रिस्टल बॉल किसी भी इंसान की मैजिक एफिनिटी डिटेक्ट कर सकता है। लिखा था कि हर इंसान के पास मैना होता है, लेकिन 10,000 में से मे बी एक ही होता है जो एक्चुअल में मैजिक चला पाए। और वेंडेलिन ने सोचा, ट्राई तो कर ही लेता हूँ, लूज क्या होगा।
उसने क्रिस्टल बॉल मेज पे रखा और स्टेप्स फॉलो करने लगा। सच कहूं तो उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कोशिश करता गया। पहले कुछ नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट गिव अप कर रहा था। तभी अचानक बॉल चमकने लगी। लाइट इतनी इंटेंस कि दूर से भी कोई देख ले। वो लिटरली फ्रीज हो गया। जब रोशनी नॉर्मल हुई, वेंडलिन इंस्ट्रक्शंस दोबारा पढ़ता है। अगर बॉल कई कलर्स में ग्लो करे तो मतलब व्यक्ति की मैजिक पावर बेहद रेयर और एक्सट्रीम लेवल की है और जितनी जल्दी हो सके उसे प्रॉपर टीचर ढूंढना चाहिए। वो शॉक में था, थ्रिल में भी था, लेकिन साथ ही उसे लाइब्रेरी में जादू पर और कुछ नहीं मिला। तभी उसके पिता अंदर आए और वेंडलिन ने पूछा कि क्या उनके पास मैजिक की और बुक्स हैं, लेकिन पिता ने सिंपल सा जवाब दिया, उन्हें पढ़ना तक नहीं आता और घर में यही कुछ पुरानी किताबें हैं। और बस यहीं से वेंडलिन की एक्चुअल जर्नी शुरू होने वाली थी। उस आदमी ने वेंडलिन को सीधे बोल दिया कि कमरे में बेकार घूमने की बजाय जंगल से थोड़ा फायरवुड ले आए। और जैसे ही वो जंगल में कदम रखता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, चल आज फिर मैजिक ट्राई करता हूँ। उसे पता नहीं था कि करना कैसे है, पर क्यूरियोसिटी उसे रोक नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता है, अचानक एक आदमी लिटरली उसके सामने गिर पड़ता है। वेंडलिन डर के मारे उछल जाता है। मतलब इमेजिन करो तुम अकेले जंगल में हो और कोई रैंडम बंदा आसमान से टपक जाए। वो अजनबी खुद को एक मैजिशियन बताता है और कहता है कि उसे यहाँ किसी पुल की वजह से खिंच कर लाया गया। एक्सप्लेनेशन सुन के भी वेंडलिन पर डर कम नहीं होता। तभी उसे नजर आता है एक मैसिव वाइल्ड बोर जिसके पास एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था। जैसे ही उस जानवर की नजर उस पर पड़ती है, वो बिना वार्निंग के उसी की तरफ चार्ज कर देता है। वेंडलिन घबराकर भागने लगता है, पर वो मैजिशियन उसे पकड़ लेता है और कामली बोलता है, हवा का जादू इमेजिन करो। वेंडलिन चीखने वाले मूड में था, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, मैं तो सच में बहुत डर गया हूँ। तब वो मैजिशियन थोड़ा सॉफ्ट टोन में समझाता है कि मैजिक का पूरा बेस इमेजिनेशन और माइंड कंट्रोल है। जो भी करना है उसे साफ दिमाग में विजुअलाइज करना होगा। वेंडलिन तो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, रुको इस सुअर को रोक दो, बस इसे रोक दो। और बस उसी मोमेंट पे उसके हाथों से अचानक एक एयर ब्लास्ट निकलती है, सीधे बोर को हिट करते हुए, और उसे वहीं बेहोश कर देती है। वेंडलिन शॉक में फ्रीज हो जाता है और तभी वो आदमी मुस्कुरा के बोलता है, कांग्रेचुलेशंस, ये तुम्हारा पहला स्पेल था। इसके बाद मैजिशियन खुद एक छोटा सा जेस्चर करता है और हवा का एक तेज झोंका निकालता है, इतना पावरफुल कि बोर कई पेड़ों से टकराकर वहीं ढेर हो जाता है। तभी वो अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है, एल्फ्रेड, डची ऑफ ब्लाउस का पूर्व कोर्ट मैजिशियन। वो वेंडलिन को बताता है कि वो उसे पूरी तरह ट्रेन करना चाहता है, उसे एक ऐसा मेज बनाना चाहता है जो उससे भी ज्यादा स्किल्ड हो। अगले दिन फैमिली के साथ बैठे हुए वेंडलिन की यादें उसी कॉन्वर्सेशन पर अटक जाती हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्फ्रेड ने उसे ही क्यों चुना। वेंडलिन साफ बोल देता है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर एल्फ्रेड कहता है कि वो पैसे के लिए उसे नहीं पढ़ा रहा, उसे बस एक शिष्य चाहिए था, बस। लेकिन एल्फ्रेड ने एक रिक्वेस्ट रखी, मैजिक की प्रैक्टिस को सीक्रेट रखना पड़ेगा। ये बात वेंडलिन को थोड़ा चिंता में डाल देती है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो मैजिक कर सकता है तो उसे एयर पोजीशन से बाहर कर दिया जाएगा और घर में फैमिली ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो डिनर के दौरान कर्ट को बस ऑब्जर्व करता रहता है। फ्यूचर में किससे क्या दिक्कत आ सकती है, ये सोचना उसी को था। फिर शुरू होता है उसका पहला प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन। एल्फ्रेड उसे बोलता है कि हाथों को टाइटली जोड़कर अपनी एनर्जी फोकस करो। ये मेजर्स की एक कॉमन टेक्निक होती है पावर स्टेबलाइज करने के लिए। वेंडलिन को एल्फ्रेड के हाथ आइस की तरह ठंडे लगते हैं, पर वो जल्दी ही फोकस वापस माइंड पे ले आता है और तभी उसे शरीर में एक इंटेंस एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। एल्फ्रेड कंफर्म करता है कि उसका मैना लेवल बहुत हाई है और उसकी क्षमता तो अभी बस शुरू ही हुई है। उधर उनके घर में वेंडलिन के पिता और कर्ट जादुई स्फेयर को किसी और जगह देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और वो दोनों हंसने लगते हैं कि उसे कोई पावर नहीं मिली होगी। वेंडलिन को ये सुन के थोड़ी ठेस पहुंचती है, पर वो चुप रहता है। अगले कुछ दिनों में वेंडलिन फास्ट स्पीड से एडवांस स्पेल सीखने लगता है। एल्फ्रेड उसकी ग्रोथ देखकर बार बार हैरान रह जाता है। मीटिंग्स हाइड करने के लिए वेंडलिन घर लौटते समय फॉरेस्ट से रेयर वेजिटेबल्स लेके आता है और बोल देता है कि ये सब उसे जंगल में कैजुअली मिल गई। फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि इतने टाइम बाद उन्हें फ्रेश खाना मिला था। लेकिन उसके पिता को थोड़ा सा शक होता है। वो मजाक में पूछते हैं, क्या तू हवा से उड़ के लेके आया ये सब? और फिर खुद ही हंसने पड़ते हैं और माँ भी उनके साथ हंस देती है। लेकिन कर्ट चुप रहता है, उसकी आंखों में साफ जेलसी दिखती है। कुछ दिनों बाद एल्फ्रेड वेंडलिन को स्काई में लेके जाता है ट्रेनिंग के लिए। वो उसे एयर सेंसिंग टेक्निक सिखाता है, जिसमें जीवों द्वारा निकली सटल वेव से उनकी पोजीशन पता चलती है। वेंडलिन कंसंट्रेशन से कोशिश करता है और जंगल में छिपे एक बर्ड को डिटेक्ट कर लेता है।
फिर वो मैजिक से एक स्टोन लॉन्च करता है और डायरेक्ट टारगेट पे लगा देता है। एल्फ्रेड फिर से इम्प्रेस्ड। उसने हंटेड बर्ड को फॉरेस्ट में मिले वसाबी से प्रिपेयर किया। फ्लेवर स्ट्रांग था पर दोनों को मजा आ गया। खाते हुए एल्फ्रेड उसे वार्न करता है कि जंगल का डीप हिस्सा बेहद डेंजरस है, वहां बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन वहीं रेयर हर्ब्स और रिसोर्सेज भी हैं जिनके लालच में कई एडवेंचरर्स वहीं मर जाते हैं। डिनर खत्म होने पर वेंडलिन फिर ट्रेनिंग में लौटता है और बताता है कि कर्ट उसे सस्पिशियस नजरों से देख रहा था। एल्फ्रेड कामली समझाता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि उसे डाउट है कि वेंडलिन उससे आगे निकल सकता है और शायद एयर पोजीशन भी ले ले। वेंडलिन कहता है कि उसे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर उसे समझ नहीं आता कि सिचुएशन हैंडल कैसे करे। तभी एल्फ्रेड एक नया रास्ता सुझाता है। एडवेंचरर बन जाओ, तुम फ्री माइंडेड हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और ये लाइफ तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी। वेंडलिन इंस्टेंटली इमेजिन करने लगता है कि वो किन किन जगहों पर जा सकता है। उधर एल्फ्रेड थोड़ा पीछे मुड़कर अपना हाथ छुपाता है और उससे डार्क एनर्जी लीक हो रही थी। वो परेशान था पर वेंडलिन ने नोटिस नहीं किया। रात में वेंडलिन फैमिली को बताता है कि वो एडवेंचरर बनना चाहता है और 12 इयर्स की एज में एडवेंचरर अकेडमी ज्वाइन करेगा। कर्ट सरप्राइजिंगली एक्साइटेड दिखता है। पिता सपोर्ट करते हैं पर साफ कहते हैं कि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। अगले दिन वेंडलिन एल्फ्रेड से बात करता है। एल्फ्रेड कहता है कि वो गिल्ड में सामान बेचकर उसी पैसे से अपनी एकेडमी फीस जुटा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सीखना होगा। इसलिए एल्फ्रेड उसे पकड़कर स्काई में उड़ान भराता है, इतना ऊपर कि वो बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं। वेंडलिन दुनिया को ऊपर से देखकर लिटरली स्पीचलेस रह जाता है। रात में एल्फ्रेड अपने ब्लैक मैना को कंट्रोल नहीं कर पाता और दर्द से तड़पता है, और अगली सुबह फाइनली वेंडलिन हवा में तैरने में सफल हो जाता है। फ्लाइंग स्पेल का उसका पहला स्टेप। जब उसने एल्फ्रेड को ये बताया कि वो अभी भी उड़ने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, तो गुरु ने उसे बड़ी कामली ये समझाया कि बेसिक्स तो उसने सीख ही लिए हैं और अब टाइम है कि वो खुद प्रैक्टिस करके अपनी स्किल इंप्रूव करे। लड़के को ये आइडिया ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन एल्फ्रेड के थके हुए चेहरे को देखकर उसने सोचा कि शिकायत करके कोई फायदा नहीं, सो वो चुप रहा। कुछ घंटे बाद डिनर के टाइम गुरु ने ये सीरियस खबर दी कि उन्होंने जंगल के अंदर एक डेड लुकिंग क्रीचर देखा है और सबको जरा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ये प्राणी बिल्कुल ठंडे, सेंसलेस और पीले दिखाई देते हैं और टाइम बीतने के साथ साथ ये अपना होश खोकर अग्रेसिव ज़ॉम्बी टाइप बींग्स बन जाते हैं। नायक ये सुनकर हिल गया और नेचुरली इसका पहला ख्याल एल्फ्रेड की तरफ गया। उसी रात लड़का अपने गुरु तक उड़कर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसका मैजिक अभी भी अनस्टेबल था, वो डायरेक्टली ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी एल्फ्रेड वहां आ गया और उसने पूछा कि वो इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है। घबराए हुए लड़के ने बताया कि इस एरिया में एक अनडेड क्रीचर घूम रहा है और उसे लगा कि एल्फ्रेड खतरे में है। लेकिन एल्फ्रेड ने सरप्राइजिंगली काम रहते हुए कहा कि उसे पहले से ही ये सब पता है, इसलिए कोई खतरा नहीं है। लड़का इस बात को तब तक मानने को रेडी ही नहीं था जब तक उसने खुद गुरु से इसकी पुष्टि ना कर ली। तब एल्फ्रेड ने सच रिवील किया कि वो खुद एक अनडेड बीइंग है और ये सारी स्टोरी 5 साल पहले शुरू हुई थी। उसने बताया कि जब ड्यूक का बड़ा बेटा, जिसकी सर्विस वो करता था, अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया, तब ड्यूक ने कर्स फिल्ड जंगल में जाकर उसकी दवाई ढूंढने का फैसला किया। वो अपनी पूरी सेना के साथ गए, लेकिन वहां के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा थे कि सेना भी उन्हें रोक नहीं पाई। आखिर में एल्फ्रेड ने अपना सबसे पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करके ड्यूक की रक्षा की, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान थी। फिर भी उसके दिल में एक काम अधूरा रह गया था और इसी वजह से उसने एक अनडेड रूप में अस्तित्व बनाए रखा। उसने नायक को धीरे से बताया कि अगर कोई अनडेड क्रीचर अपना अधूरा काम पूरा कर ले तो वो आखिरकार शांति से रेस्ट कर सकता है। उसके केस में वो अनफिनिश्ड टास्क था अपने 30 साल के संचित मैजिकल नॉलेज को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो सच में उसकी लेगेसी को आगे ले जा सके। और उसी मोमेंट उसे उस छोटे लड़के की प्रेजेंस महसूस हुई थी। तब वो सिर्फ 5 साल का बच्चा था, लेकिन आज समय बहुत कम बचा था। एल्फ्रेड ने पूछना चाहा कि क्या वो वाकई वही सही इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए उसने नायक को एक फाइनल टेस्ट को ऑफर दिया। उसे सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल करके एल्फ्रेड को क्लेंस करना होगा। इसका मतलब ये था कि उसे उस कर्ज से मुक्त करना और रिजल्ट में एल्फ्रेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लड़के ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि ये डायरेक्टली अपने गुरु को खोने जैसा था, लेकिन एल्फ्रेड ने इंसिस्ट किया कि उसका शरीर कर्ज से लगातार टूट रहा है और अब वो खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। वो किसी इनोसेंट को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए यही रास्ता सबसे सही था। फिर एल्फ्रेड ने उसे सेक्रेड मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाया। कुछ ही सेकंड्स में एक तेज लाइट उन दोनों को कंप्लीटली घेर लेती है। एल्फ्रेड ने महसूस किया कि मैजिक उसके शरीर को प्रभावित कर रहा है और उसने लड़के से बोला कि अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाओ, बट लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो डेस्परेटली अपने गुरु को बचाने की कोशिश कर रहा था।
तब एल्फ्रेड ने उसे उसके साथ बिताए सारे अच्छे मोमेंट्स याद दिलाए, कैसे उसने उसे ग्रो करने में, एक बेटर इंसान बनने में गाइड किया था। लेकिन अब उसे उसी लड़के की मदद की जरूरत थी। आंखों में भारी आंसू लेकर नायक ने आखिरकार अलविदा कहा और पूरी ताकत के साथ प्योरिफिकेशन शुरू कर दिया। एल्फ्रेड ने उसके शक्तिशाली मंत्र की तारीफ की और कहा कि वो एक दिन सच में एक महान मैजिशियन बनेगा। उसने उसे हमेशा अपना बेस्ट देते रहने की सलाह दी और फेड होने से ठीक पहले कहा कि वो उम्मीद करता है कि किसी दूसरी दुनिया में उनसे फिर मुलाकात होगी। अगले ही पल एल्फ्रेड गायब हो गया, नायक को बिल्कुल अकेला छोड़कर। एक ऐसे इंसान के जाने का दुख जो उसके लिए सिर्फ गुरु नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी दोस्त था। साल बीतते गए और आखिरकार वो दिन आया जब नायक एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो चुका था। उसने अपने घर को अलविदा कहा और उस शहर की तरफ निकल पड़ा जहां से उसकी जर्नी एक ऑफिशियल एडवेंचरर के रूप में शुरू होने वाली थी। लंबी यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां ऑलरेडी कई यंग लोग इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन वहां पहुंचकर नायक थोड़ा अनईजी फील कर रहा था, क्योंकि पिछले 7 सालों से उसने अपनी मैजिक से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचने के लिए जानबूझकर लोगों से दूरी बनाई रखी थी। अब जब वो लोगों के बीच था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। जब उसका इंट्रोडक्शन देने का टाइम आया, उसने देखा कि बाकी सब उसे अजीब अजीब नज़रों से देख रहे थे। इससे उसकी नर्वसनेस और बढ़ गई। फिर टीचर ने रजिस्ट्रेशन शीट्स बांटी, सबको अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम फिल करने थे। 1 महीने बाद प्रैक्टिकल लेसन शुरू होने वाले थे और वो सब टीम में होने वाले थे। ये सुन के नायक टेंशन में आ गया। वो किसी को जानता ही नहीं था। लंच ब्रेक में भी वो अकेला ही बैठा रहा। ये उसे और दुखी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, बट वो बस कर नहीं पा रहा था। पास की ही टेबल पर 2 क्लासमेट्स लुइस और सुजैन आपस में उसकी गॉसिप कर रहे थे। उन्हें सुना था कि उसकी मैजिकल स्ट्रेंथ कई एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर्स से भी ज़्यादा है और इसी वजह से एकेडमी ने उसे सिलेक्ट किया है। उन्होंने ये भी सुना कि उसके प्रीवियस मैजिशियन ने उसे ट्रेन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके पास ऐसे टैलेंट को सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी एल्विन नाम का एक लड़का उनके पास आया और बोला कि चूंकि बहुत लोग नायक के साथ सेम ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो वो तीनों एक प्रॉपर टीम बना सकते हैं और उसके ग्रुप में जगह पाने की कोशिश कर सकते हैं। एल्विन एक टैलेंटेड वॉरियर था और वो लुइस और सुजैन तीनों नोबल फैमिलीज के एड्स थे। नायक की पावरफुल मैजिक के साथ मिलकर उनकी टीम आसानी से स्टैंड आउट कर सकती थी। उधर नायक अभी भी कहीं कॉर्नर में बैठा किसी से जुड़ने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। उसे नहीं पता था कि बाकी स्टूडेंट्स एक्चुअली रेस कर रहे थे कि कौन उसे पहले अप्रोच करेगा। टीचर ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो लोग जल्दी कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स कमाना चाहते हैं वो बायोटेरियम में जाकर हंट्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो छोटे हैं ये काम ग्रुप में ही करना चाहिए। ये बात सुनकर नायक फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उसका तो कोई ग्रुप था ही नहीं। एल्विन ने लड़कियों से कहा कि नायक शायद ये डिसाइड कर रहा होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और तभी वो ग्रुप चूज करेगा। इसीलिए एल्विन ने आइडिया दिया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रीचर्स हंट करके उसे इंप्रेस करना चाहिए। अगला दिन आते ही एल्विन की टीम 3 बड़े हंट्स लेकर वापस आई, बाकी सभी ग्रुप से ज़्यादा। लेकिन सब कुछ उस वक्त एकदम बदल गया जब नायक वहां पहुंचा और उसने अपनी मैजिकल पाउच खुली। अंदर से उसने एकदम ह्यूज रेजर शार्प दांत निकाले, इतने बड़े कि बाकियों के मुकाबले वो लिटरली मॉन्स्टर्स लग रहे थे। पूरा माहौल स्टन पड़ गया। ये देखकर बाकी ग्रुप्स ने सीधा कंपटीशन ही छोड़ दिया, क्योंकि ऑनेस्टली उसके लेवल तक पहुंचने का सोचना भी इम्पॉसिबल था। नायक को उसकी हंटिंग फीस मिल गई और उसने सोचा कि शायद वो किसी को साथ खाना खाने बुला ले, लेकिन आसपास नजर दौड़ाई तो कोई ही नहीं था। ये देखकर उसके मन में हल्की सी उदासी आ गई। उसी रात एल्विन ने अपने 2 साथियों से बात की और वहां उन्हें एक सरप्राइजिंग बात महसूस हुई। तीनों की लाइफ में एक कॉमन दर्द था। उन्हें उनके परिवारों में इसलिए पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वह एल्डेस्ट बच्चे नहीं थे, यानी फैमिली टाइटल्स उन्हें कभी नहीं मिलने वाले थे। फिर भी उन्हें रियलाइज हुआ कि उनकी विल पावर एवरेज से कहीं स्ट्रांग है। ये मैजिक के लिए तो काफी नहीं था, लेकिन बॉडीज को टफ बनाने के लिए और उन्हें बेहतर फाइटर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। पर एल्विन हार मानने में बिलीव नहीं करता था। उसने सजेस्ट किया कि उन्हें नायक का अटेंशन खींचने के लिए और भी बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार करना चाहिए। अगले दिन वे सभी कर्स्ड फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वुल्व्स के एक पूरे पैक ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच नायक भी उसी जंगल में शिकार ढूंढने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे अचानक उन वुल्व्स की प्रेजेंस और अपने क्लासमेट्स की हालत का एहसास हुआ। उसने इसे एक चांस टू मेक रियल फ्रेंड्स की तरह देखा और उनकी मदद करने का फैसला किया। जब वे तीनों लड़के ऑलमोस्ट हार चुके थे और गंभीर चोट खाने वाले थे, तभी नायक ने उनके सामने एक मैसिव स्टोन वॉल कॉन्जोर कर दी, जिसने उन्हें बचा लिया। एल्विन और उसके दोस्त इस तरह फूलिश तरीके से उसका ध्यान खींचने के लिए माफी मांगने लगे। उन्होंने साफ कहा कि वे उसके ग्रुप का हिस्सा बनने के योग्य नहीं हैं। नायक कुछ समझाने ही वाला था, तभी टीचर अचानक वहां पहुंचा, एक ऐसी खबर लेकर जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। शहर के ड्यूक ने पूरी क्लास को अपने मैंशन में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। सबके चेहरे एक्साइटमेंट से चमकने लगे
और टॉपिक तुरंत बदलकर इनविटेशंस पर आ गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूक को असली इंटरेस्ट सिर्फ नायक में है। अगले दिन पूरी क्लास उस ग्रैंड पार्टी में पहुंची जहां कई नोबल्स मौजूद थे। ड्यूक ब्लेड भी वहां आए, लेकिन उन्होंने बाकी सारे नोबल्स को इग्नोर करते हुए सीधे नायक पर ध्यान दिया। उन्होंने सिर्फ उसी को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लोकल नोबल से मिलकर खुशी हुई। नायक ने पोलाइटली माफी मांगी और बताया कि उसका परिवार बहुत दूर रहता है, इसलिए उनका यहाँ आना पॉसिबल नहीं था। ड्यूक ने मुस्कुराकर कहा कि इसमें माफी की तो कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने नायक को अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाया। नायक मान गया, लेकिन एक शर्त पर। वह अपने साथ उन 3 लड़कों को भी ले जाना चाहता था जिन्हें उसने अभी हाल ही में बचाया था, और उसने कहा कि अब वे उसके ग्रुप का हिस्सा है। एल्विन और उसकी टीम ये सुनकर लिटरली हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कुछ देर बाद वे सभी एक कमरे में पहुंचे जहां ड्यूक ने उन्हें ब्लैंक टैक से मिलवाया, जो उनके दरबार का सबसे पावरफुल मजिशियन था और एल्फ्रेड का पूर्व मास्टर। ब्लैंक टैक ने नायक का स्वागत किया और बताया कि एल्फ्रेड की डेथ कई साल पहले कर्स्ड फॉरेस्ट में हुई थी। उसने अपने मैजिक से उसे खोज भी लिया था। जब ब्लैंटैक उसे ढूंढ पाया, तब एल्फ्रेड एक बोलते हुए अनडेड क्रिएचर में बदल चुका था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी प्रेजेंस अचानक गायब हो गई, और इसका सिर्फ एक मतलब था, एल्फ्रेड ने अपना गोल पूरा कर लिया था। ब्लैंटैक को यह बात ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगी, क्योंकि एल्फ्रेड उससे भी ज्यादा पावरफुल था। किसी का उससे भी ऊपर होना प्रैक्टिकली अविश्वसनीय था। लेकिन उसी समय एल्फ्रेड के गायब होने की थोड़ी ही देर बाद जंगल के पास एक ऐसा बच्चा दिखाई दिया जिसकी मैजिकल ऑरा हर किसी का ध्यान खींच रही थी, और उसके हाथ में एल्फ्रेड का बैग भी था। वही बैग जिसे कोई भी तब तक यूज नहीं कर सकता था जब तक एल्फ्रेड खुद उसे ना दे। ये सुनकर नायक एकदम आश्चर्य में पड़ गया। उसने बताया कि एल्फ्रेड उसका टीचर था, उसने उससे बहुत कुछ सीखा था। ये सुनकर ब्लैंटैक रिली में खुश हो गया और उसने पूछा कि एल्फ्रेड के फाइनल मोमेंट्स कैसे थे। ये सवाल सुनते ही नायक अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसे याद आ गया कि उसने अपने मास्टर को प्योरीफाई किया था। इस बात से ड्यूक और मजिशियन दोनों बहुत गहराई से प्रभावित हुए। आखिरकार उस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा था। ब्लैंटैक ने उसे दिल से धन्यवाद कहा, क्योंकि उसी की वजह से एल्फ्रेड आखिरकार शांति पा सका। नायक को ये जानकर थोड़ी राहत मिली, और उसने आगे बताया कि एल्फ्रेड ने युद्ध में मारे गए 2000 सैनिकों की बिलोंगिंग्स अपने पास रखी थी और वह सब वापस करना चाहता है। कुछ घंटों बाद एल्विन की टीम बाहर बैठकर उन्हीं बातों पर डिस्कस कर रही थी। वे अपने साथी के बारे में ये सब जानकर अभी भी शॉक में थे। तभी नायक वहां पहुंचा और देर से आने और अपनी पहचान पहले ना बताने के लिए माफी मांगी। लेकिन एल्विन की टीम ने साथ चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ उसका फायदा उठाने आए थे। गुस्सा होने की जगह नायक हल्का सा हंस पड़ा, क्योंकि वह उन्हें वास्तव में सिर्फ ड्यूक का अकेले सामना करने से बचने के लिए साथ लाया था। इसलिए उसने कहा कि अगर वे चाहें तो एक रियल ग्रुप बनाया जाए। वह चाहता था कि उसके दोस्त हों, क्योंकि उसके टीचर ने हमेशा कहा था कि लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करो, और वो चाहता था कि कुछ लोग उसके साथ चलें। इसी समय ब्लैंटैक और ड्यूक अंदर आ गए। ड्यूक ने बताया कि एल्फ्रेड की छोड़ी हुई सारी चीजों का 20% अब नायक का है, मतलब 2000 गोल्ड कॉइन्स और एक ह्यूज मैंशन जो पहले एल्फ्रेड की संपत्ति थी। नायक ये सुनकर दंग रह गया। अचानक उसके पास शहर में धन भी था और एक बड़ी प्रॉपर्टी भी। कुछ दिनों बाद नायक को अपने भाई की शादी का निमंत्रण मिला, जो रॉयल कैपिटल में होने वाली थी। उसने दोस्तों के साथ जाने का फैसला किया और ब्लैंटैक के साथ एक फ्लाइंग शिप में यात्रा शुरू की, जहां मजिशियन मस्त होकर शराब पी रहा था। एल्विन को डरते हुए भागते देखकर ब्लैंटैक ने कहा कि जहाज तभी गिरेगा जब कोई ड्रैगन अटैक करेगा, और जैसे यूनिवर्स ने उसकी बात सुन ली हो। उसी पल एक भयानक तूफान उठा और जहाज के पीछे एक अनडेड ड्रैगन प्रकट हो गया। सैनिकों ने सभी यात्रियों को शांत करने की कोशिश की और बोले कि ब्लैंटैक इस बीस्ट को संभाल लेगा। लेकिन मजिशियन ने कैप्टन के सामने चुपचाप स्वीकार किया कि वो प्योरिफिकेशन मैजिक इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, इसलिए वो इस क्रिएचर से लड़ नहीं पाएगा। फिर भी उसने नायक को एक ऐसे पर्सन के रूप में प्रेजेंट किया जो इस चैलेंज को हैंडल कर सकता है। लड़का थोड़ा स्टंट रह गया, लेकिन चूंकि यही एकमात्र ऑप्शन था, उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया। ब्लैंटैक ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और नायक अपने मैजिक का यूज करते हुए उड़कर उस ड्रैगन के पास पहुंच गया। उसने प्योरिफिकेशन स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो क्रीचर अचानक अटैक कर गया और उसे कई बार डॉज करना पड़ा। खुद को स्टेबलाइज करने के बाद उसने ध्यान फोकस किया और प्योरिफिकेशन का एक पावरफुल स्ट्राइक किया जो सीधे ड्रैगन पर लगा। फिर वो क्रीचर एक तेज लाइट में एनवेलप हो गया और कुछ ही सेकंड्स में उसका एग्जिस्टेंस वैनिश हो गया। केवल उसका स्केलेटन बचा जो हवा में स्लोली डिस्पर्स होने लगा। ब्लैंटैक ने उसे हड्डियां कलेक्ट करने का एडवाइस दिया, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल थी। लेकिन नायक का फोकस सबसे ज़्यादा उस ड्रैगन के छोड़े हुए रेड क्रिस्टल पर गया, जिसमें कुछ स्पेशल एनर्जी महसूस हो रही थी।
कुछ घंटों बाद बाकी ट्रैवल बिना किसी इंसिडेंट की कंप्लीट हुई और उनका ग्रुप फाइनली कैपिटल पहुंचा। जैसे ही वे जहाज से उतरे, ब्लैंटैक ने नायक का इंट्रोडक्शन आर्टीरियो से किया, जो उसका पुराना एडवेंचरस कंपेनियन था, और कहा कि वो आगे अकेले जाएगा क्योंकि उसे शहर में एक अर्जेंट टास्क पूरा करना था। नायक और उसके दोस्तों ने आगे की प्लानिंग शुरू की, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स का ग्रुप उन्हें सराउंड कर लिया। सभी थोड़े पैनिक हो गए, सोचने लगे कि कहीं उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की। तभी एक सोल्जर ने उन्हें धन्यवाद कहा कि उन्होंने डेड ड्रैगन को एलिमिनेट किया। उसने ये भी बताया कि वे किंग के ऑर्डर्स पर आए थे और उन्हें पैलेस में बुलाया गया है। ये सुनकर नायक थोड़ा शॉक्ड हुआ और कुछ ही मोमेंट्स में वो थ्रोन रूम में एंटर कर चुका था। कई नोबल्स उसे क्यूरियोसिटी भरी आंखों से देख रहे थे। अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किंग के सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी सभी ने बो किया और किंग ने उसे खड़े होने को कहा। किंग इतना इम्प्रेस थे कि ऐसे यंग पर्सन को इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए देखा, इसलिए उन्होंने जहाज और क्रू की सुरक्षा और ड्रैगन के एनकाउंटर में उनके एफर्ट्स के लिए हार्टफेल्ट थैंक्स दिया। उनके प्रयासों के सम्मान में उन्हें बैरनेट की टाइटल देने का फैसला किया। इस बीच ब्लैंटैक नायक के दोस्तों और उसके भाई से बातचीत कर रहा था और कह रहा था कि शायद उसे टाइटल मिलेगा, लेकिन इससे वो कैपिटल का नोबल नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास अपने फादर की तरह अपना टेरिटरी नहीं था। वो अभी भी नए एडवेंचर्स एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन बिगेस्ट कंसर्न उसके लिए ये था कि नोबल क्लास के सभी फॉर्मेलिटीज़ और रूल्स फॉलो करने होंगे। उसी बीच नायक ने दो नोबल्स को डिबेट करते देखा कि ड्रैगन की हड्डियां और क्रिस्टल का रिवॉर्ड किसको मिलेगा। उसने समझाया कि उसे इतना वेल्थ नहीं चाहिए, लेकिन दोनों अपनी बहस में लगे रहे। तभी एक एल्डरली जेंटलमैन ने बीच में इंटरवीन किया और रिमाइंड किया कि किंग ने नायक को लाइट एनवॉय की टाइटल भी दी है, इसलिए उसे पब्लिकली आर्ग्यू करना ठीक नहीं है। बड़ी स्मार्टली उस एल्डरली जेंटलमैन ने नायक को समझाया कि वो अब चर्च का लीडर भी है और उसे उनका सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा डिबेटिंग दोनों के अलग इंटरेस्ट थे। एक आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर था जो उसे आर्मी में रिक्रूट करना चाहता था, और दूसरा फाइनेंस ऑफिसर था जो मिनिमम रिवॉर्ड देना चाहता था। नायक इंटरनली ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर लोग उसमें इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। सेम डे बाद में नायक पैलेस से बाहर निकला और सडनली एक बियर माउंटेड वॉरियर से टकराया जो एक्साइटमेंट में चिल्ला उठा। वो आदमी दावा कर रहा था कि वो आर्या एम्पायर का बेस्ट वॉरियर है और कहा कि अब जबकि नायक को प्रेस्टीजियस टाइटल और किंग का रिस्पेक्ट मिल गया है, बहुत लोग उसे फाइन करेंगे, कुछ उसके साथ काम करना चाहेंगे और कुछ अपनी डॉटर्स की मैरिज प्रपोज करेंगे। उसके मुताबिक पहले की तरह स्ट्रीट्स में अननोटिस घूमना अब मुश्किल होगा। इससे नायक थोड़ा परेशान था। वो बस फ्रीडम और पीसफुल लाइफ चाहता था, बिना किसी इंटरफेरेंस के। अगले दिन वो अपने भाई की वेडिंग में गया। उसने देखा कि वो थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं और जल्द ही रीज़न बताया। उन्हें कर्ट से कोई गिफ्ट नहीं मिला, केवल एक अपॉलॉजी नोट मिला जिसमें लिखा था कि उसके पास फंड्स नहीं है। ये कंफ्यूजिंग था क्योंकि लैक ऑफ गिफ्ट एरिक की तरफ से डिसरिस्पेक्ट माना जाता था। ऊपर से ब्राइड भी कोई लैविश गिफ्ट नहीं ला सकती थी और भाई सिटी के लॉर्ड की सर्विस में सिर्फ गार्ड्स थे, वही जिनकी नायक सर्विस करता था, इसलिए ज़्यादा फैंसी आइटम्स खरीदना पॉसिबल नहीं था। नायक ने तुरंत उनकी प्रेडिकेमेंट समझी और भी थॉटफुल गिफ्ट्स खरीदकर उन्हें मदद करने का फैसला किया। इस वजह से एरिक अपनी वेडिंग बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के कंप्लीट कर पाया। सेरेमनी के बाद आर्टीरियो नायक के पास आया। देखकर कि वो थोड़ा एग्जॉस्टेड लग रहा है, उसने वही चीज़ दी जो उसने रिक्वेस्ट की थी, एक तरह का राइस। नायक उसे पाकर बहुत खुश हुआ। बिना डीले वो अपने फ्रेंड्स के साथ घर गया और उनके साथ मिस्सो बनाने में हेल्प मांगी। वो लंबे समय से उस डिश को फिर से टेस्ट करना चाहता था, लेकिन ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पा रही थी। अपने फ्रेंड्स और मैजिक की मदद से उसने मीसो फर्मेंटेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया, जिससे पूरे साल का वेट बच गया और इस तरह फाइनली उसे वो डिश टेस्ट करने का चांस मिला जिसे वो इतने लंबे समय से मिस कर रहा था। उससे उसे सच में बहुत खुशी हुई। हालांकि वो नोबल क्लास का एडमायरर नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि कैसे वो अपनी पोजीशन का यूज़ दूसरों की हेल्प करने के लिए कर सकता है और उन स्मॉल जॉयस का आनंद ले सकता है जो उसकी बर्थ लाइफ में शायद कभी पॉसिबल नहीं थे। कुछ दिन बाद उसे होएनहाइम के कार्डिनल द्वारा आयोजित की गई सेरेमनी में इनवाइट किया गया। कार्डिनल ने आने के लिए धन्यवाद कहा और बातचीत शुरू की। बदले में नायक ने ग्रैटिट्यूड के सिंबल के तौर पर उन्हें एक गिफ्ट दिया। बातचीत के बीच कार्डिनल की ग्रैंड डॉटर हॉल में एंटर हुई। उसका नाम था एलिस होएनहाइम। उसे देखकर नायक ने इंस्टेंटली महसूस किया कि उसमें एक मैसिव मैजिकल पावर है। कार्डिनल ने बिना हेजिटेशन बताया कि उसकी ग्रैंड डॉटर में हीलिंग का ब्लेसिंग है। नायक इंप्रेस हुआ क्योंकि वो खुद केवल प्योरिफिकेशन मैजिक यूज़ कर सकता था और वूंड्स नहीं हील कर सकता था। उसने इमेजिन किया कि एलिस कितने लोगों की हेल्प करती होगी। जेन ने कंफर्म किया कि उसने सच में चर्च में बहुत लोगों की हेल्प की है। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी पोती नन बने, लेकिन उनका इरादा था कि उसकी शादी हो जाए।
नायक ने मजाक में कहा कि उसके कई लवर्स होंगे। कार्डिनल ने हंसते हुए कंसर्न किया कि कई नोबल्स पहले ही मैरिज के लिए प्रपोजल दे चुके हैं। मजाकिया अंदाज में नायक ने कहा कि शायद उसे भी इस लाइन में शामिल होना चाहिए। जोकिन फैन ने जवाब दिया कि वो इस पर सोचेंगे, लेकिन नायक ने तुरंत याद दिलाया कि दोनों अभी माइनर हैं और अभी मैरिज नहीं कर सकते। उन्हें अपने अनमैरिड लाइफ के आखिरी सालों का आनंद लेना चाहिए। फिर भी कार्डिनल ने कहा कि डील पक्की हो चुकी है। नायक ने इसे बस मजाक समझा और विरोध किया, लेकिन अब उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी कार्डिनल की ग्रैंडडॉटर से, जिसे होहेनहाइम फैमिली का सेंट माना जाता था। बाद में कार्डिनल ने अपने सर्वेंट से प्राइवेट डिस्कशन की, जिसने उसकी ग्रैंडडॉटर को इतने पावरफुल व्यक्ति से मिलाने की स्ट्रेटेजी की प्रेस की। हालांकि नायक का कोई हाई नोडल रैंक नहीं था, फिर भी एल्टन किंग का टाइटल उसे पर्याप्त प्रेस्टीज दे रहा था। इसके अलावा कार्डिनल को याद आया कि अब उनके पास और ज्यादा वेल्थ है डेड ड्रैगन को हराने के रिवार्ड के कारण। इस बीच नायक ने अपने कंपेनियंस और भाई को ये न्यूज बताई। उसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन उसे ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि उसने एलिस से मुश्किल से ही बात की थी। दूसरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके भाई ने बताया कि उसने अपनी पत्नी से केवल मैरिज डे ही मिलकर बात की थी, जो नोबल क्लास में कॉमन था। ये सुनकर नायक थोड़ा परेशान हुआ, फिर भी उसने कैपिटल छोड़ने की प्लान मेंटेन की। कुछ समय बाद उसने जोकर का डिस्गाइज पहनकर बाहर निकलने का डिसाइड किया ताकि स्ट्रीट्स में किसी की नजरों से बच सके, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। उसने और ज्यादा अटेंशन खींचा। एल्विन के साथ वो एलिस के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने गया। जब वे शॉप से बाहर निकले, नायक ने उसी स्पीयर विल्डिंग सोल्जर को देखा जो हमेशा नौकरी मांगता था। उसने हाइड करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सोल्जर ने उसे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया, भले ही वो डिस्गाइज में था, और दौड़कर उसके पास आया। उसने कहा कि ये नायक है जिसने ड्रैगन को हराया, इसे भूलना नामुमकिन है। नायक ने उसे अपनी वॉइस धीमे करने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। वहां से एस्केप करने के लिए नायक एल्विन के साथ टेलीपोर्ट कर गया। घर वापस आकर वो फ्रस्ट्रेटेड था। वो कुछ खरीद भी नहीं सकता था क्योंकि लोग उसके लिए काम करने के लिए कह रहे थे। उसके भाई ने सुझाव दिया कि किसी को एम्प्लॉय किया जाए ताकि इन रिक्वेस्ट्स को हैंडल किया जा सके। एल्विन तैयार हो गया और नायक को ये अच्छा आइडिया लगा। उसने ये काम उसके हाथ में छोड़ दिया, जिससे एल्विन भी हैरान रह गया। अब वो ऑफिशियली नायक के लिए काम करता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि इस पोजीशन तक पहुंचना इतना आसान होगा। इसके बाद नायक कार्डिनल के क्रिप्ट में टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन होहेनहाइम ने उसे देख लिया क्योंकि वो उसकी विंडो के बहुत पास दिखाई दिया। उसने हाइड करने की कोशिश की, लेकिन एलिस ही थी जिसने उसे ढूंढ लिया। फिर वो उसे छत पर ले गया और कहा कि वो एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहता है, सिर्फ दोनों के बीच में। एलिस मान गई और बोली कि उसे उसके ग्रैंडफादर के डिसीजन पर कोई सरप्राइज नहीं है। दूसरी तरफ नायक समझ नहीं पा रहा था कि वो इसे इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि वे दोनों मुश्किल से ही जानते थे। एलिस ने जवाब दिया कि उसकी प्रेस्टीज एज द हीरो हु डिफीटेड अ माइटी ड्रैगन पहले से ही सभी जानते हैं और उसकी वाइफ बनना उसके लिए ऑनर की बात होगी। नायक उसकी सिंसेरिटी से बहुत इंप्रेस हुआ। उसने महसूस किया कि शायद उसे फोर्स किया जा रहा है, लेकिन उसके काम बिहेवियर ने नायक को सिचुएशन हैंडल करने में कंफर्ट दिया। उस रात एल्विन ने बाकी दो मेंबर्स को बताया कि अब वो नायक के लिए काम करता है, यानी वो वहां कमांड कर सकता था। एक कंपेनियन हैरान थी, लेकिन उसने कहा कि वो भी नायक के लिए काम करना चाहती है। एल्विन ने वादा किया कि वो उनसे डिस्कस करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या वे सच में वहां रह सकते हैं। लुइस को उम्मीद थी कि ऐसा पॉसिबल होगा। आखिरकार नायक सच में चाहता था कि ये महिलाएं उसकी सबॉर्डिनेट्स बने। हालांकि वो थोड़ा अनॉयड था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये पॉसिबल होगा और कंपेनियन का एटीट्यूड उसे ठीक नहीं लगा। इसलिए उसने सुजैन को सजेस्ट किया कि वो एल्विन के इंटरफेरेंस के बिना नायक के पास रहने का कोई तरीका खोजे। थोड़ा सोचने के बाद लुइस ने डिसाइड किया कि बेस्ट वे यही होगा कि वे नायक की सेकेंडरी वाइफ्स बन जाएं। लुइस को यह आइडिया पसंद आया क्योंकि इससे नायक बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के एलिस से मैरिज कर सकता था। इस तरह वे नायक के साथ रहेंगी, एल्विन के अधीन नहीं बल्कि उसकी कंपेनियंस के रूप में। उसी समय नायक वहां आया, लेकिन उसने उनकी बातें ज्यादा ध्यान से नहीं सुनी और जैसे ही फूड रेडी होने की सूचना मिली तुरंत खाने चला गया। रात को नायक को लिस से अगले दिन डिनर का इन्वाइट मिला। फिर भी उसने अपने दो कंपेनियंस के बीच चल रही डिबेट को सुन लिया जो उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन नायक ने एलिस के साथ डिनर किया। ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए उन्होंने बस खाने के बारे में बात की और कहा कि ये बहुत टेस्टी लग रहा है। जब वे काम खत्म करके जाने वाले थे, बटलर ने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट मीटिंग में किसी गिफ्ट या कमिटमेंट के प्रूफ के साथ अग्रीमेंट फाइनलाइज करना ट्रेडिशन है। तो वे जल्दी से सिटी के एक क्राफ्ट्समैन के पास गए जिसने रॉयल लुकिंग रिंग्स डिस्प्ले की। नायक ने रिंग्स देखी, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं लगी। वे बहुत एक्सपेंसिव थी, जिसे नायक भी सरप्राइज था। फिर उसकी नजर एक ऐसी रिंग पर पड़ी जो बाकी से अलग थी और परफेक्ट लग रही थी। वेंडर ने एक्सप्लेन किया कि ये बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन नायक ने कीमत की परवाह किए बिना उसे खरीद लिया। एलिस की रिएक्शन देखकर उसने गेस कर लिया कि उसे ये पसंद आएगी। बाद में दोनों कैरेज से वापस लौटे और एलिस ने रिंग के लिए धन्यवाद कहा क्योंकि उसने रियलाइज किया कि इसमें एक मैजिकल क्रिस्टल है।
नायक ने कहा कि वो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन उसने रिंग इसलिए चूज की क्योंकि वो उस मोमेंट में परफेक्ट लगी। फिर उसने ये बताना डिसाइड किया कि उसे हीरो कहलाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन बनना चाहता है बिना किसी प्रेशर के जो इस टाइटल के साथ आता है। उसने सोचा कि शायद एलिस भी ऐसा ही फील करती होगी, क्योंकि उसे बचपन से ही सेंट कहा जाता है। तो उसने समझ लिया कि वो भी काफ़ी प्रेशर में रही होगी। याद करते हुए कि रिंग में मैजिकल क्रिस्टल है, उन्होंने डिसाइड किया कि इसे टेस्ट करेंगे कि उसमें फुल मैना डाल दिया जाए तो क्या होगा। उसी समय रिंग ग्लोइंग होना शुरू हो गई और पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर दिया, जिससे नायक और एलिस दोनों शॉक्ड हो गए। उस रात कार्डिनल ने बटलर से पूछा कि वो नायक के बारे में क्या सोचता है। बटलर ने जवाब दिया कि क्लियर ओपिनियन देना मुश्किल है, क्योंकि लड़का दूसरों से बहुत अलग था। जब वे जानते थे कि एलिस एक सेंट है, तब उसने उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं किया। लेकिन जब वो उसके साथ होता था तो उसके साथ एक नॉर्मल गर्ल की तरह बिहेव करता था। इससे उसके इंटेंशन समझना थोड़ा ट्रिकी हो गया। कुछ दिन बाद जब कैपिटल में हॉलिडेज खत्म होने वाली थी, नायक के कंपेनियंस उससे मिलने आए और वे बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उनके पास आएगी। उन्होंने बताया कि हेरोइन महल में है, लेकिन उसने कहा कि वो बात करने आई थी और अपने फियांसे के बारे में जानना चाहती थी। फिर हेरोइन राजा के सामने आई, जिन्होंने बताया कि उसके और ब्लंट टैग के लिए एक स्पेशल मिशन है। पास के बस स्टॉप पर खाने पीने के रिसोर्सेज थे, लेकिन उन्हें अभी कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक एंशिएंट ड्रैगन ने उस एरिया को घेर रखा था और उसे डिफीट करना जरूरी था। चूंकि वे दोनों मैजिशियंस थे, उन्हें ड्रैगन की ब्रेथ्स को अफेक्ट करने की कैपेबिलिटी थी। हालांकि नायक इतना एक्साइटेड नहीं था कि सिर्फ वे दोनों ही मिशन पर जाएंगे। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक पावरफुल आदमी अंदर आया। ब्लंट ने उसे इंस्टेंटली पहचान लिया और ग्रीट किया। फिर वो आदमी नायक से मिला और कहा कि वो उससे मिलकर बहुत हैप्पी है। उसने कहा कि ये काफी इंप्रेसिव है कि नायक की ईज में ही उसने एक डेड ड्रैगन को डिफीट किया। उसने राजा को ये भी बताया कि वे उस ड्रैगन को तुरंत मारने के लिए निकलेंगे। ब्लंट टैग ने नायक को बताया कि वो आदमी क्रॉप है, जो कैसल के मैजिशियंस का लीडर था, और नायक ने क्रॉप से निकलती हुई इंक्रेडिबल मैजिकल एनर्जी देखी। कुछ ही मिनट्स में वे उस जगह पहुंचे जहां ड्रैगन था। क्रिस्टोफ ने कहा कि पहुंचते ही वे जल्दी स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि मॉन्स्टर को एफिशिएंटली डिफीट किया जा सके। इस बीच यूरिच में नायक के कंपेनियन से कैसल से एक अर्जेंट मैसेज भेजने को कहा। जब नायक और उसका ग्रुप ड्रैगन को खत्म करेंगे तो उसकी मौजूदगी के कारण हिडन मॉन्स्टर्स फ्री हो जाएंगे और आसपास के सिटीज पर अटैक करना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने उनसे उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए एक स्क्वाड बनाने को कहा। नॉर्मली उस एरिया के नोबल्स ये काम करते थे, लेकिन अगर ये काम नोबल्स पर छोड़ दिया जाता तो वह एक्स्ट्रा लैंड और रिवॉर्ड्स डिमांड करते। चूंकि राजा चाहते थे कि नायक ही इस मिशन को हैंडल करे, क्योंकि वे जानते थे कि वो कोई अनफेयर डिमांड नहीं करेगा और अभी तक कोई आर्मी मौजूद नहीं थी, इसलिए एल्विन को रिक्रूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। इससे नायक थोड़ा डर गया, लेकिन एरिक ने सपोर्ट देने का वादा किया और बताया कि कमांड संभालना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि घर के बाहर कई वॉरियर्स थे जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने और नायक के साथ फाइट करने के लिए एक्साइटेड थे। कुछ आवर्स बाद एल्विन अपनी फुल आर्मी के साथ सिटी में मार्च कर रहा था। वे कैंप पहुंचे और मॉन्स्टर्स के अराइवल का इंतजार करने लगे। उस रात युवा लोग एलिस को भी वहां देखकर शॉक्ड थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने हीलिंग मैजिक वाले प्रीस्ट से हेल्प मांगी थी। एलिस ने कहा कि वो भी नायक को ढूंढने के लिए उस एरिया से गुजरना चाहती थी, लेकिन बाकी लोग बोले कि वो वहां नहीं है, क्योंकि उसे अगली मॉर्निंग ड्रैगन के एनकाउंटर के लिए रेडी होना चाहिए। अगले दिन नायक क्रॉप और ब्लंट टैग के साथ साइट पर पहुंचा। क्रॉप ने सबसे पहले एक्शन लिया। उसने अपना मैजिकल आर्मर एक्टिवेट किया, एक ग्रेनेड समन की और ड्रैगन पर अटैक किया, जिससे बैटल ऑफिशियली शुरू हो गई। नायक और ब्लंट टैग ने क्रॉप की फाइट को अमेजमेंट से देखा। मैजिकल आर्मर ने उसे ऑब्स्टिकल से प्रोटेक्ट किया और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी बूस्ट किया। ब्लंट टैग ने वार्न किया कि उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि आर्मर में एक्सेसिव मैजिकल पावर थी। उसने अनुमान लगाया कि क्रॉप ड्रैगन को वीकन करने की कोशिश कर रहा था, ताकि नायक उस पर फाइनल स्ट्राइक लगा सके। कुछ मिनट्स की इंटेंस फाइट के बाद क्रिस्टोफ ने सिग्नल दिया और नायक ने अपनी सारी मैजिकल एनर्जी कंसंट्रेट की, जल्दी से घर लौटने की इच्छा के साथ। एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ वो ड्रैगन को फाइनली डिफीट करने में सफल रहा। बाद में तीनों ड्रैगन की बॉडी के पास पहुंचे और नायक ने उसे अपने बैग में सिक्योर कर लिया। ब्लंट टैग ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उन्होंने मिशन इतनी जल्दी कंप्लीट किया, और नायक ने रिप्लाई किया कि उन्होंने जल्दी इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इन सब के बावजूद मैजिशियंस ने नायक को एनकरेज किया, क्योंकि ड्रैगन के पार्ट्स काफी वैल्यूएबल थे और उससे अच्छी खासी रकम अर्न की जा सकती थी। मिशन कंप्लीट होने के बाद से ही ये बात उसे मोटिवेट करती रही। हालांकि क्रिस्टोफ ने बस स्माइल करते हुए वार्न किया कि टफेस्ट मोमेंट अभी आने वाला है। नायक ने रिस्पॉन्ड किया कि अंत में जो मॉन्स्टर्स आएंगे वो बस वीक ओपोनेंट्स होंगे। हालांकि ब्लैनर ने याद दिलाया कि एल्फ्रेड की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसने मैसिव नंबर्स ऑफ मॉन्स्टर्स का सामना किया था, जिन्होंने उसे कुछ आवर्स बाद ही ओवरवेल्म कर दिया था। वॉर टाइम कैंप में एलिस हीलिंग प्रीस्ट के साथ इंजर्ड सोल्जर्स की केयर कर रही थी। सभी उसे चर्च की सेंट कहते थे और ये जानकर रिलीफ महसूस करते थे कि वो उन्हें ट्रीट करने के लिए वहां थी, स्पेशली जब मैनी प्रीस्ट्स पहले से ही माना डिप्लीशन का सामना कर रहे थे। हेल्प करते हुए एलिस ने सोल्जर्स को फ्रंटलाइन फाइटर्स की अप्रिशिएट करते सुना, क्योंकि उनके एफर्ट से इंजरीज कम हुए।
फिर भी उसने कहा कि मॉन्स्टर्स बहुत पावरफुल थे और सिचुएशन केओटिक थी। जैसे जैसे आवर्स बीतते गए, एलिस माना का ज्यादा इस्तेमाल करने से एग्जॉस्ट हो गई और अपनी एनर्जी फास्ट डिमिनिश होती महसूस की। जब उसने फिर से मैजिक कास्ट किया, उसने देखा कि उसकी रिंग ग्लोइंग है, जिससे उसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिली हीलिंग के लिए। इस तरह वो देर रात तक सभी इंजर्ड की हेल्प कर पाई। फिर उसने बाहर जाकर थोड़ी रेस्ट लेने का डिसीजन लिया। तभी स्माइलिंग सोल्जर उसके पास आया और ड्रैगन को डिफीट करने वाले नायक बहुत ही ब्रेव वॉरियर के प्रति कमिटमेंट की प्रेस की। सोल्जर ने कहा कि जब से नायक हीरो बनकर आया है, सभी सोल्जर्स का मोरल बढ़ा है। एलिस के लिए ये जानकर ऑनर की बात थी कि उसकी एंगेजमेंट ऐसे पावरफुल पर्सन से हुई है। एलिस को याद आया कि नायक ने कहा था कि सब उसे हीरो मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बनना चाहता है। उसने भी रिजॉल्व किया कि अगर नायक फ्रंटलाइन में लड़ रहा है तो उसे भी इंजर्ड की हेल्प करनी चाहिए, भले ही उसकी पर्सनल एनर्जी खत्म हो जाए। साथ ही उसके पास कुछ मेडिकल नॉलेज भी था, जिससे सोल्जर्स को जिंदा रखने में मदद मिली। इन सब की एक्टिविटीज के बीच में अगला दिन आया। एलिस अभी भी जरूरतमंदों का इलाज कर रही थी कि एक सोल्जर चिल्लाया कि फ्रंटलाइन सोल्जर्स ने बैटल जीत लिया है। ये सुनकर सब खुश हुए, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद एक और सैनिक हेल्प मांगने आ गया, क्योंकि मिस्टर ब्राउन मायर बुरी तरह घायल हो गए थे। एलिस घबरा गई। उसे लगा कि शायद ये वही हीरो है। वो बिना सोचे समझे वहां भागी, लेकिन पहुंचकर उसे झटका लगा, घायल उसका अपना भाई था, क्योंकि हमारा नायक तो बिल्कुल फाइन खड़ा था, उसे खरोच तक नहीं आई थी। एलिस ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, मगर लॉन्ग एग्जॉस्शन की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब वो होश में आई तो खुद को नायक के पास पड़ा पाया। वो उसके लिए कुछ लाने ही वाला था कि एलिस ने उसे सॉफ्टली मना कर दिया। उसने धीरे से कहा कि अब उसे यह समझ लेना चाहिए वो कोई महान हीरो नहीं, बस एक सिंपल इंसान है। नायक ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो खुद भी कोई सेंट नहीं है, लेकिन उसने बहुत से सैनिकों को उस सेंट की बातें करते सुना है जिसने उनकी जान बचाई थी। इसने उसे हिम्मत दी, एक तरह की यूनिटी फील कराई। उसे महसूस हुआ कि टाइटल से ज्यादा मायने उन शब्दों का होता है जो लोग एक दूसरे के लिए बोलते हैं। इसी बीच क्रिस्टोफ अचानक दौड़ कर आया और एलिस को जोर से गले लगा लिया। हमारा नायक थोड़ा कंफ्यूज था, मगर प्लांटैग ने समझाया कि क्रिस्टोफ असल में एलिस का चाचा है। कुछ दिन गुजरने के बाद नायक ने राजधानी जाने का फैसला किया, क्योंकि शहर के लॉर्ड ने उसे वहीं सेटल होने के लिए इनवाइट किया था। उसे मेल क्लास में प्रमोट कर दिया गया था और अब वो अपने साथियों के साथ कैपिटल की एकेडमी में एडमिशन लेने वाला था। इसी वजह से सब इस होल प्लान को फाइनलाइज कर रहे थे। इसी बीच ये मौका सूजन और लुइस के लिए भी सही साबित हुआ। वो ऑफिशियल उपपत्नी बनने जा रही थी और एलिस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब सब एक ही घर में साथ रहने वाले थे, क्योंकि एलिस उसकी ऑफिशियल फियांसे होगी, तो क्लियरली टीम वर्क और आपसी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। कुछ दिन बाद नायक अपने भाई की शादी में गया। उसका भाई एक नाइट परिवार में शामिल होने वाला था। वहीं पर उसके दूसरे भाई एरिक ने बताया कि लोगों की नजरें उन पर टिकी हैं। आखिर वो काउंट के भाई थे और उन्होंने ड्रैगन को हराया था। फिर एरिक ने पूछा कि क्या वो अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए तैयार हैं। नायक ने जेन्युइनली पूछा, ये टूर्नामेंट आखिर है क्या? तब एरिक ने बताया कि हर 3 साल में एक फिजिकल आर्ट्स टूर्नामेंट होता है, जहां 3 फाइटिंग स्टाइल्स स्वॉर्ड, स्पीयर और हैंड टू हैंड की परीक्षा होती है। नायक थोड़ा क्यूरियस हुआ कि क्या इसमें मैजिक अलाउड है, और एरिक ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि नोबल होने के नाते कम से कम तलवार चलाना तो आना ही चाहिए। नायक ने मजाक में कहा कि उसे शायद मैजिक बूस्टिंग पोशन की जरूरत पड़े, मगर एरिक ने वार्निंग दी, ऐसी चीजें सख्ती से बैंड हैं। ये टूर्नामेंट सिर्फ स्वॉर्ड मास्टरी पर डिपेंड करता है और सबको उम्मीद थी कि नायक अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करेगा। उधर उसके साथियों का ट्रेनिंग पूरा हो चुका था। एल्विन पूरी तरह थक चुका था। वो दोनों लड़कियों की पेस के साथ नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकल कंडीशन इंप्रेसिव तरीके से इंप्रूव कर ली थी। ट्रेनिंग के बाद वो लोग आराम करने चले गए और प्लांटैग ने उन्हें टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में बताया। उसने समझाया कि नायक के टीम के सदस्य होने के नाते उन्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जीतना जरूरी नहीं था, कम से कम एक मैच जीतकर अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखाना काफी माना जाता था। एल्विन को लगा कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लैंक टैग ने स्ट्रिक्टली कहा कि अगर वो केपेबल नहीं दिखा तो उसे ग्रुप से निकाला जा सकता है। ब्लैंक पहले भी क्वालिफिकेशन की कमी के कारण कई लोगों को ग्रुप से बाहर कर चुका था, सो ये वार्निंग मजाक नहीं थी। उस रात नायक ने टेबल के चारों तरफ बैठे सभी लोगों को टूर्नामेंट के बारे में बताया। उसे ये जानकर राहत मिली कि प्रीवियस चैंपियन इस बार कॉम्पीट नहीं कर रहा है, अब वो इंस्ट्रक्टर बन चुका है। इससे नायक के लिए आगे बढ़ने का थोड़ा रास्ता खुल गया। उसने एलिस को भी एडवेंचरर ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया। लड़कियां मान गईं, क्योंकि उसका हीलिंग मैजिक टीम के लिए सुपर यूजफुल था। लेकिन नायक ने नोटिस किया कि एल्विन खाना खाते खाते सोच में डूबा हुआ था। एल्विन ने कहा कि एलिस का ग्रुप में शामिल होना ठीक है, और उसने भरोसा दिलाया कि वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट को जीतने के काबिल बन सकें। अगले कुछ दिनों में सब ने मिलकर ट्रेनिंग की और सरप्राइजिंगली एल्विन का मोटिवेशन पहले से कई गुना बढ़ गया था। वो पूरे दम से ट्रेनिंग कर रहा था और नायक को आसानी से पीछे छोड़ देता था। नायक अभी भी उस टफ रूटीन में ढल नहीं पा रहा था।
कुछ दिन बाद नायक ने बताया कि प्रीवियस चैंपियन अब टूर्नामेंट का मेन जज होगा और किंग ने ऑर्डर दिया है कि वही असली विनर को डिसाइड करेगा, यानी रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए नायक को उसी चैंपियन को हराना पड़ेगा। यह सुनकर एल्विन टूट सा गया। इतनी मेहनत के बाद भी उसे लगा कि वो एक आर्मी कमांडर को नहीं हरा सकता, वो भी बिना मैजिक के। उसे डर था कि अगर वो हार गया तो टीम के लिए बोझ साबित होगा और नायक की कोई मदद नहीं कर पाएगा। लड़कियों ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एल्विन ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि वो उनके इमोशंस नहीं समझ पाएंगी। अगली सुबह शरीर को ओवर लिमिट तक पुश करने की वजह से वो काफी वीक था। हॉल में उसकी मुलाकात नायक से हुई। एल्विन ने पूछा कि अगर वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाया तो क्या सब ठीक रहेगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि नायक तो वहीं जगह सो रहा था। उसने उसे झटके से उठाया। नायक ने माफी मांगी और बताया कि उसे रातों को स्लीप नहीं आ रही थी क्योंकि वो देख रहा था कि एलिसा भी बहुत चिंतित है, इसलिए वो सीक्रेटली हर सुबह अपना ऑफ टाइम ट्रेनिंग कर रहा था ताकि टीम के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। ये सुनकर एल्विन जेन्युइनली हैरान रह गया। उसके मन में आया, जब एलिसा जैसी टैलेंटेड मैजिक यूजर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकती है तो उसे भी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। कुछ दिनों में टूर्नामेंट का दिन आ पहुंचा। सबने खुद को तैयार किया। नायक भी तैयार था, लेकिन उसके ही पहले मुकाबले में उसे वॉरेन मिला। इससे उसके मन में थोड़ी घबराहट आ गई। वो जानता था कि वॉरेन आसान प्रतिद्वंदी नहीं है, मगर उसने डिसाइड किया कि पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई, वॉरेन ने सिर्फ एक सिंगल मूव में उसे हरा दिया और इसी के साथ हमारा नायक फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो गया। उधर लड़कियों ने कुछ राउंड्स क्रॉस कर लिए थे, लेकिन शुरुआती ट्रैप्स के आगे वो भी रुक गई। सूजन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरकार एक ऐसे सोल्जर से हार गई जो अक्सर नायक से ट्रेनिंग टिप्स लेता रहता था। वो खुद भी शॉक्ड रह गई क्योंकि उस लड़के ने बताया कि उसे एकदम नेचुरल स्वॉर्ड मास्टरी है। वे बातचीत करने लगे जबकि विन प्रिलिमिनरी राउंड्स पार करके फाइनल्स में पहुंच गया था। हालांकि पिछली फाइट में उसके हाथ में इंजरी हो गई थी और उसका नेक्स्ट अपोनेंट वॉरेन था जो काफी ईगर लग रहा था। कुछ मिनट बाद हमारे नायक के दोनों फ्रेंड्स ने एल्विन के वुंड्स की केयर की, लेकिन फाइट सुपरवाइजर ने एडवाइस दी कि चोट को और बढ़ने से बचाने के लिए वो लड़ाई कंटिन्यू ना करे। लड़कियों ने एल्विन को बताया कि ब्लंटैक उससे इतना डिमांड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन एल्विन ने नहीं माना। उसने सोचा कि क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं है इसलिए उसे ग्रुप में बने रहने के लिए और भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। एलिस ने उसे स्पेशली तैयार किया हुआ खाना दिया क्योंकि हमारी हीरोइन ने भी पूरी रात सबका मोटिवेशन बढ़ाने में स्पेंड किया था। एल्विन ने देखा कि उन्हें कितना इंस्पायर और ट्रेन किया जा रहा है और उसने डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेगा। फिर उसने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड उठाई और अनाउंसमेंट किया कि वो फाइनल्स में लड़ेगा क्योंकि वो नायक को डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता और टूर्नामेंट के एंड तक अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रॉमिस किया। कर्ट के इलाके में 3 साल बिताने के बाद उसकी वाइफ उसके पास आई और बताया कि उन्हें राजधानी से एक लेटर और एक स्पाई मिला है। कर्ट उस लेटर को ओपन नहीं करना चाहता। सोचा कि ये शायद उसके छोटे भाई के बारे में होगा जो काफी फेमस था, लेकिन उसे उन प्रपोजल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो अक्सर उसके भाई को जमीन देने के लिए आते थे, इसलिए उसने लेटर अपनी वाइफ को दे दिया। जब उसकी वाइफ ने लेटर खोला वो शॉक में रह गई। पत्र में लिखा था कि हमारे नायक की एंशिएंट रूइंस की जांच करते समय मृत्यु हो गई थी। कुछ डेज बाद हमारा नायक 15 साल का हुआ और खुश था क्योंकि अब वो ऑफिशियली एक एडवेंचरर बन सकता था। अपने कंपेनियंस के साथ उसने गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया और सारे अवेलेबल मिशंस देखना शुरू कर दिए। तभी ब्लंटैक उनके पास आया और एक मिशन का लेटर दिया जिसमें एंशिएंट रूइंस की एक्सप्लोरेशन थी। वो मना नहीं कर सकता क्योंकि ये राजा का डायरेक्ट आदेश था। कुछ आवर्स बाद हमारा नायक, उसका ग्रुप और ब्लंटैक रूइंस में प्रवेश कर गए। जादूगर ने बताया कि उन्हें इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि रूइंस एक्सप्लोर करने के बाद कई एडवेंचरर्स सेंड किए गए थे जिनमें बिगिनर्स भी थे जो कभी वापस नहीं आए और एक्सपीरियंस्ड वंस भी वापस नहीं लौट सके। इसी वजह से राजा और सोल्जर्स ने रूइंस को तब तक बंद रखने का डिसीजन लिया जब तक वे नहीं समझ लेते कि क्या हो रहा है। कुछ रूमर्स में कहा जा रहा था कि अंदर एक ड्रैगन है। हमारे नायक को ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करने की अच्छी रेपुटेशन होने के कारण चुना गया था। बेशक नायक को हमेशा ग्रुप की लीड करनी पड़ती थी और उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। अब उसे इस मिशन में अपने कंपेनियंस को ड्रैगन के सामने तैयार देखना था और ये सोचकर डर भी लग रहा था। ब्लंटैक ने उन्हें काम करने की कोशिश की और कहा कि अभी आसपास कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा। जादूगर ने एक डोर खोला जो एक क्रिस्टल से भरे रूम में खुलता था, लेकिन जैसे ही सभी अंदर गए फ्लोर ग्लोइंग हो गया और वे स्टन्ड रह गए। ब्लंटैक ने उन्हें भागने को कहा लेकिन कोई भी मूव नहीं कर सका और एक एक करके वे गायब होने लगे। कुछ मिनट्स बाद एलिस की नींद खुली और उसने देखा कि उसके सभी कंपेनियन सेफ हैं, जिससे उसे बहुत रिलीफ मिली। उसने उन्हें ढूंढ लिया और वॉन्टॉन ने बताया कि उन्हें किसी एंशिएंट मैजिक ने रूइंस के डीपेस्ट सेक्शन में ले गया था जो पुराने मैजिशियंस द्वारा बनाए गए ट्रैप्स में कॉमन था। अब उन्हें सरफेस पर वापस आने का रास्ता ढूंढना था। लुइस ने कहा कि हमारे नायक के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये आसान होगा, लेकिन नायक ने एक्सप्लेन किया कि वो इसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसे एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि वो कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है। इसलिए बाहर निकलने का ओनली तरीका था कि वे स्टेयर्स चढ़े और रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स का सामना करें। जैसे ही वे चढ़े उन्होंने देखा कि पीछे का डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया।
आगे आर्मर्ड सोल्जर्स का एक बड़ा ग्रुप उन्हें रोकने के लिए खड़ा था। उन्हें पता था कि उन्हें फाइट करनी होगी। नायक ने खुद को रेडी किया, लेकिन उसके कंपेनियंस ने कहा कि उन्हें खुद फाइट करनी चाहिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे कितने समय तक यहाँ रहेंगे और एनर्जी सेव करनी होगी। लड़कों ने लड़ाई शुरू की और नायक जो बेसिक मूव्स में प्रोफिशिएंट था, मैजिक का यूज सिर्फ सपोर्ट के लिए किया, जबकि एलिस ने अपने हीलिंग मैजिक से घायलों की केयर की। कई मिनट्स की इंटेंस फाइट के बाद वे सभी ओपोनेंट्स को डिफीट करने में सक्सेसफुल रहे। इधर उधर देखकर उन्हें पुराने स्केलेटन्स दिखे, शायद उन एडवेंचरर्स के जो पहले वहां आए थे। तभी लुइस ने अनयूजुअल साउंड सुना और स्टेयर्स की तरफ देखा तो देखा कि और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। उसने अलर्ट किया कि उन्हें और भी टफ फाइट लड़नी होगी। 5 दिन बाद राजा क्रिस्टोफ से बात कर रहे थे। हमारे नायक और उसके कंपेनियंस के बारे में वरिड थे क्योंकि उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिली थी और र्यूमर्स फैलने लगे थे। ये एक नोन इशू था और कार्डिनल, जिसने अपनी पोती और फियांसे की डेथ के र्यूमर्स सुने थे, कोई वीकनेस नहीं दिखाई और उस जोड़े पर फुल ट्रस्ट किया। इस बीच लुगनर का भाई, जो फाइनेंसेस हैंडल करता था, हमारे नायक के ग्रुप की फेक डेथ रिपोर्ट फैलाकर पावर गेन करना चाहता था। उसने कर्ट के पास लेटर भेजा, होपिंग कि नायक का जुरिस्डिक्शन दूसरों में स्प्लिट हो जाए, लेकिन अगर नायक अभी भी अलाइव रहा तो उसकी प्लान्स फेल हो जाएंगी। इस बीच हमारा नायक और उसके फ्रेंड्स बिना हार माने फाइट करते रहे। वे एग्जॉस्टेड और एक्सट्रीमली वीक थे क्योंकि वो बस कुछ आवर्स ही सो पाए थे, जबकि बाकी लोग रुइंस पर अटैक कर रही एंडलेस होर्ड से लड़ते रहे। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, मानकर कि जिस लेवल तक वे चढ़ेंगे वो शायद लास्ट लेवल हो सकता है। एल्विन काफी टायर्ड था और एलिस ने उसे हील करने के लिए अपना मैजिक यूज किया। हालांकि उसने विरोध किया क्योंकि वो वहां मरना नहीं चाहता था। वो कम से कम वॉरेन से फिर से मिलने का मौका चाहता था। एलिस भी वहां मरना नहीं चाहती थी। वो अपना मेजर पोर्शन ऑफ मैजिक यूज कर रही थी बची हुई एनिमीज को एलिमिनेट करने में, होपिंग कि वे जल्दी से उस प्लेस से निकल जाएं। साथ मिलकर वे स्टेयर्स चढ़ते रहे। एलिस ने कहा कि उन्हें अलाइव सरफेस पर लौटना होगा क्योंकि मरने से पहले उसे अभी बहुत कुछ अकम्प्लिश करना है। हमारी हीरोइन ने सहमति जताई और कहा कि वो राइट है। वे एक रूम में पहुंचे जहां उन्हें कोई डेंजरस प्रेजेंस महसूस नहीं हुई और एल्विन खुश था ये सोचकर कि फाइनली उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लेकिन प्लांटैग ने देखा कि वहां एक ड्रैगन गोलेम था और उसने तुरंत शील्ड तैयार की ताकि वे सेफ रह सके बिफोर कि गोलेम अटैक करे। तभी रोबोट्स का एक समूह पीछे से अटैक करने आया और सुजैन घायल हो गई। हमारे नायक, जो प्लांटैग के साथ थे, ने मैजिक यूज करके उन्हें ड्रैगन के अटैक से बचाया, जबकि एल्विन और लुइस ने रोबोट से लड़ाई शुरू कर दी। एलिस ने सुजैन की केयर की और उसके वुंड्स पर मरहम लगाया। वो जानती थी कि ऐसे हालात में भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। एक ही ऑप्शन था, ड्रैगन को हराने की कोशिश करना। लेकिन प्लांटैग ने कहा कि ये काफी टफ है क्योंकि उसकी पावर लगभग लिमिट तक पहुंच चुकी थी। तभी नायक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने प्रपोज किया कि वे अपनी मैजिक को कंबाइन करें। प्लांटैग ने सहमति दी और ड्रैगन की बैक पर हाथ रखकर अपनी सारी मैजिकल एनर्जी नायक को दे दी। नायक ने एनर्जी का फ्लो महसूस किया और ड्रैगन पर एक लाइट स्पेल डाला। हालांकि स्पेल इतना पावरफुल नहीं था कि ज्यादा डैमेज कर सके। ड्रैगन वीकन हो गया। प्लांटैग थक कर मुश्किल से खड़ा था, लेकिन उसने कहा कि नायक उसे अपने डिसाइपल की याद दिलाता है। ये सुनकर नायक ने पूरी मैजिक के साथ अटैक करने की ठानी, लेकिन ड्रैगन की शक्ति अभी भी ओवर पावरिंग थी। तभी एलिस दौड़ कर आई और बोली कि वो मिराक्युलस लाइट नाम का स्पेल यूज करेगी। वो नायक के पास गई और उसे किस किया। सब शॉक्ड रह गए और नायक ने देखा कि एलिस वीक होकर जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके शरीर से इनक्रेडिबल लाइट निकल रही थी। एक ब्राइट फ्लैश के साथ उसने ड्रैगन को पियर्स किया, उसे डिफीट कर दिया और बाकी सभी रोबोट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके बाद नायक एग्जॉस्टेड होकर एलिस के बगल में जमीन पर गिर पड़ा। कुछ घंटे बाद वो उसके बेड साइड पर होश में आया, जबकि लड़कियां उसके द्वारा दी गई किस और स्पेल के लिए उसके किए गए जेस्चर को डिस्कस कर ली थी। कुछ मिनट बाद नायक समहाउ उठ गया और प्लांटैग से बात की, जिसने बताया कि ये जगह एक एंशिएंट विज़र्ड ने बनाई थी। उसने अपनी नॉलेज प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे आर्टिफैक्ट्स और रोबोट्स डिजाइन किए थे क्योंकि वहाँ एक विशाल लाइब्रेरी थी जो मैजिकल बुक से भरी हुई थी। उसी समय एल्विन आया और नायक को पावरफुल मैजिकल शिप से भरे एक रूम में ले गया, जिनमें से कई उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे थे। हालांकि एल्विन ने बताया कि वहाँ और भी इंप्रेसिव चीजें हैं। एक मैकेनिज्म एक्टिवेट करके उसने एक ह्यूज डोर खोला जिससे सरफेस पे जाने का रास्ता दिखा। नायक खुश था क्योंकि इसका मतलब था कि वे रूइंस पर कंट्रोल पा चुके हैं और अब सेफ होम लौट सकते हैं। एक दिन बाद नायक की मीटिंग राजा से हुई। उसने उन्हें सब कुछ बताया जो उन्होंने अचीव किया था और दिखाया कि रूइंस से उन्होंने क्या क्या लाया। आर्वर फ्रैगमेंट्स, ड्रैगन मिथ्रिल और विज़र्ड की नॉलेज बुक्स। एनालिसिस के बाद राजा ने डिसाइड किया कि उन्हें प्रत्येक को 20 लाख गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड किया जाएगा जो 20 साल में ग्रेजुअली पे होंगे। राजी ये इंश्योर करेगा कि सब कुछ सही तरीके से हो। थोड़ी देर बाद नायक ने क्रिस्टोफ से बात की और बताया कि उसने अपने कंपेनियन से डिस्कस किया है और अब राजधानी छोड़ने का प्लान है क्योंकि वो इतने सारे प्रॉब्लम से दूर रहना चाहता है। क्रिस्टोफ ने समझा और प्रॉमिस किया कि वो पता लगाएगा कि उसकी डेथ की रूमर्स किसने फैलाई थी क्योंकि इससे लोग बहुत कंसर्न थे। कंपेनियंस ने नायक से कहा कि वे पूरा रिवॉर्ड नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है। उन्हें लगा कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बल्कि चाहते थे कि नायक, जो उनका लीडर है, पैसा अपने पास रखे। नायक हैरान था क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे सब कुछ उस पर छोड़ देंगे और अब उसे एक और चिंता थी।
कुछ ही देर बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा था और उसे लगा कि कोई उसकी स्पाइंग कर रहा है। उसने उन्हें बताया और कहा कि मैंशन की प्रॉपर केयर के लिए किसी को जिम्मेदारी देना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके बाद अगर कोई फिर से अटैक करने आए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। ये भी अच्छा होगा कि जब वो बाहर हो कोई मैंशन की सही देखभाल करे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर ट्रस्ट करे। सुजान ने बताया कि उसके पास ये परफेक्ट पर्सन है, रॉड्रिक, एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर जो किसी भी अटैकर का सामना कर सकता है। इसके अलावा रॉड्रिक हमेशा उनका बड़ा एडमायरर रहा है और मदद करने में खुशी महसूस करेगा। नायक ने रॉड्रिक को बुलाया और मैंशन की जिम्मेदारी दी। रॉड्रिक ने बिना हेजिटेशन के तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। वो 3 साल से भी ज्यादा समय से इस मोमेंट का वेट कर रहा था और प्रॉमिस किया कि जो कहा जाएगा वो करेगा। नायक इस डिसीजन से खुश था और केक कट करके सेलिब्रेशन करना चाहता था। जब वे डिनर कर रहे थे, लुइस ने फिर से एक अनयूजुअल प्रेजेंस फील की जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रॉड्रिक ने वार्निंग दी कि नायक के लिए वहां रहना सेफ नहीं है, क्योंकि वहां लोग उसके खिलाफ हैं। नायक जानता था और जल्दी वहां से लीव करने का प्लान बनाया। उसने कुछ पेंडिंग मैटर्स कंप्लीट किए, जबकि रॉड्रिक ने प्रॉमिस किया कि वो पता लगाएगा कि उसकी डेथ की रूमर्स किसने फैलाई थी। कुछ ही देर बाद नायक एक स्पेशल रिसर्च रूम में गया, जहां उसने एंशिएंट रून्स के मैजिकल रून्स का यूज किया। इस तरह उसने एक डिवाइस बनाया जो उसकी इमेजिनेशन की किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता था। हालांकि इसमें बहुत सारी मैजिकल एनर्जी लगती थी, फिर भी नायक ने इसे यूज करने की परमिशन ली, क्योंकि उसे कुछ स्पेशल चाहिए था। हमें पता चलता है कि जो लड़की उन पर स्पाइंग कर रही थी वो उस दिन आफ्टरनून भी उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। बाद में नायक ने शहर में रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले सभी के लिए एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया और राज्य के कई नोबल्स और एलिट्स को भी इन्वाइट किया। ब्लंट टैग, जो नायक को अच्छी तरह जानता था, इससे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो ट्यूना से भरी टेबल लेकर आया, जिसे रॉयल लेबोरेटरी की मशीन्स की मदद से सभी के लिए सर्व किया गया था। वो कई सालों से बन रही अपनी स्पेशल सोया सॉसेस भी लाया। गेस्ट थोड़े शॉक थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी टेस्ट नहीं किया था, लेकिन एक एक करके उन्होंने इसे टेस्ट किया और एंजॉय किया। कुछ मिनट्स बाद रॉड्रिक ने नायक को बताया कि उसने उसकी डेथ रूमर्स फैलाने वाले का पता लगा लिया है, ऑडिटर, राज्य के फाइनेंशियल ऑफिसर का भाई। ऐसा लगता है कि लुगनर का भाई अपनी डेथ को लेवरेज बनाकर एलाइज बनाने और अपने भाई की जगह लेने का प्लान कर रहा था, क्योंकि दोनों के बीच हमेशा टेंशन रही है। और जब फाइनेंशियल डायरेक्टर ने लुगनर का सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो गई। नायक को यह जानकर शौक लगा कि उसका भाई ये सब प्लान कर रहा था, जबकि वो उसे सही से जानता भी नहीं था। रॉड्रिक ने फिर बताया कि ऑडिटर ने नायक के परिवार को उसकी डेथ की खबर भेजते हुए एक लेटर भेजा है। उसने ये भी कहा कि मैसेंजर कुछ दिन पहले ही चला गया था और जल्दी ये संदेश लेकर आएगा कि लुगनर के भाई की योजना नायक के परिवार का इस्तेमाल करके अपने भाई को सत्ता से बेदखल करने की थी। लेकिन रॉड्रिक ने उसे अश्योर किया कि अब उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही एक्शन ले लिया है। उसने ये र्यूमर फैलाया कि ऑडिटर ने नायक को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी की है, इसी वजह से राजा ने उसे बुलाया। और हालांकि नायक को यकीन नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ऑडिटर को अपने एक्शंस की पनिशमेंट मिलेगी। रॉड्रिक ने यह भी कहा कि अब वो कोई फॉल्स र्यूमर्स नहीं फैलाएगा। नायक इस बात से इंप्रेस था कि उसने इन सब बातों का पर्दाफाश कर दिया। रॉड्रिक ने कहा कि उसे कुछ सस्पिशन था, क्योंकि ऑडिटर उसके फादर थे। हालांकि उन्होंने कभी ऑफिशियल तौर पर उसे अपना लेजिटिमेट सन नहीं माना था। उनकी मदर एक मर्चेंट वुमन थी, जिन्हें सेकेंडरी वाइफ के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसलिए नायक ने सीखा कि किसी पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ब्लड सेम है। जब वे इस पर डिस्कस कर रहे थे, तभी एलिस कुछ स्पेशल डिशेस सर्व करने के लिए सामने आई। वही लड़की जो कुछ समय से उन पर वॉच कर रही थी, अचानक अंदर आई और दौड़ तोड़कर सीधे उनके पास पहुंच गई। एल्विन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उसे डिफीट कर दिया। जब वो नायक के पास पहुंची तो उसने एलिस द्वारा लाया गया डिश खाना शुरू किया। तभी मार्शल एडगर दिखाई दिए और उन्होंने लड़की को उसका नाम अटॉल पुकारा और पहले प्रॉपर इंट्रोडक्शन न देने के लिए अपोलोजाइज किया। वो उनकी डॉटर थी। एडगर ने पूछा कि वो नायक के बारे में क्या सोचती है। उसने माना कि वो स्पाइंग कर रही थी, लेकिन ये भी बताया कि नायक अपने कंपेनियंस को अच्छा खाना खिलाता है, इसलिए उसने एग्रीमेंट दी। हालांकि अब उसे और खाना चाहिए था। एलिस ने यह सुना और उसे कुछ और बेहतर बनाने के लिए ले गई। कुछ ही देर बाद ब्लंट टैग आया और बताया कि अटॉल में एक तरह का हीरो सिंड्रोम है। उसकी बॉडी और मसल्स लगातार मैजिकल एनर्जी से एम्पावर हो रहे हैं, जिससे उसकी ताकत ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो गई है। एडगर ने कमेंट किया कि समस्या यह है कि वो इतना ज्यादा मैजिकल पावर कंज्यूम करती है और उसे हर समय खाने की जरूरत होती है। नायक को ये कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि उसे खाने का बड़ा शौक था और उसने उसे अपनी पर्सनल गार्जियन के तौर पर रखने या अगर वो चाहे तो अपनी वाइफ बनाने की भी ऑफर दी। नायक ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसने सोचा कि उसे इतनी पावरफुल गार्जियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे सिटी में हंटिंग करने का प्लान कर रहा था। उसी समय ड्यूक ब्लेड उसके पास आया और पूछा कि क्या वो उसके सिटी में रहना चाहेगा। इसी बीच कुर्ता को अपनी पत्नी से नायक की डेथ और उसके बेटे के सभी मेल पोजीशंस पर बैठने की खबर मिली। ये सुनकर कुर्ता थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसकी वाइफ जो डर गई थी खिड़की से बाहर देख रही थी और नायक को अपने कंपेनियंस के साथ आते देखा। कुछ ही देर बाद नायक अपने कंपेनियंस के साथ अपने भाई कर्ट के सामने बैठा। उसने बताया कि लगभग 15 साल पहले राजा ने उसे एक मिशन दिया था, जिसमें उसे उस प्रोविंस की आर्मी के एक हिस्से को इविल फॉरेस्ट के एरिया पर अटैक करने के लिए कमांड करनी थी। इस युद्ध में कई सोल्जर्स की डेथ हुई जो अब घोस्ट की तरह भटक रहे थे। राजा ने नायक को अपने स्क्वाड के साथ वहां भेजा ताकि वो मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करें और डेड सोल्स को लिच में बदलने से पहले प्यूरिफाई करें।
कर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट का ये हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी है और नायक को टैक्स देना चाहिए, जो आमतौर पर उसकी अर्निंग का 30% होता था, लेकिन अब वो 50% डिमांड कर रहा था। ये सुनकर कई लोग शॉक्ड रह गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था। उन्होंने डेड सोल्जर्स की सफरिंग को कम करने की कोशिश भी की, कहते हुए कि अगर वो अपना सामान वापस लेने की कोशिश भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सोल्जर्स को पहले ही प्रॉपर लास्ट राइट्स दिए जा चुके हैं। प्रोविंशियल होने की वजह से उनके पास कोई वैल्यूएबल आइटम्स नहीं थे। एलिस ने ऑब्जेक्शन किया कि बिना प्यूरिफिकेशन के लास्ट राइट्स बेकार हैं और उसने मृत सोल्जर्स की प्यूरिफिकेशन के बाद नए रिचुअल्स करने में हेल्प करने की ऑफर दी। हालांकि कर्ट ने गुस्से में रिप्लाई किया कि वो ऐसा तभी करेगा जब उसे पैसे मिलेंगे, और वो इस आइडिया से एग्री नहीं था। अंत में वे फॉरेस्ट में एंट्री के लिए टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं। कर्ट के बिहेवियर से एल्विन बहुत अपसेट हुआ, लेकिन नायक जल्द ही उसे काम करते हुए अपने भाई से कहता है कि वो सिटी और लीडर से बात करके बेस्ट डील नेगोशिएट करे। उस रात कर्ट ने कई लोकल लीडर से मीटिंग की, जिन्होंने उत्साहित होकर पूछा कि क्या नायक अपने रिलेटिव्स का प्यूरिफिकेशन करने वापस आया है। कर्ट ने कहा कि एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भाई वहां सिर्फ एक एडवेंचरर के तौर पर आया है और जल्दी वहां से लीव कर देगा। फिर भी ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। नायक बदले में ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या कर्ट हमेशा से ही उससे इतनी हेट्रेड रखता था। ब्रदर्स में से एक ने बताया कि जब से नायक गया और कई लोगों को किल करके अपनी रेपुटेशन बनाई, कर्ट का फियर बढ़ रहा था कि कहीं वो उसकी लेगेसी न छीन ले। नायक ने कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन कर्ट की वाइफ मार्लिन ने कहा कि वो खुश है कि सोल्जर्स प्यूरिफाई होंगे, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी उनमें से एक थे। अगर वो अपने ग्रैंडफादर को याद करना चाहता है तो नायक ने वादा किया कि वो उनकी पीस के लिए हर एफर्ट करेगा। मार्लिन ने धन्यवाद कहा, लेकिन उसे अफसोस हुआ कि नायक उस एरिया का रूलर नहीं था। इस कन्वर्सेशन से नायक का भाई चिंतित हो गया, क्योंकि कर्ट को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। सब कुछ सुनने के बाद नायक ने जल्दी से मिशन कंप्लीट करके वहां से निकलने का डिसीजन लिया। अगले दिन वो और उसके कंपेनियंस फॉरेस्ट में एंटर हुए और धीरे धीरे डेड सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। कुछ सोल्जर्स अपीयर हुए और अपनी स्ट्रेंथ को एलिस की पावर के साथ मर्ज करके नायक ने उनके चारों ओर एक बड़ा बैरियर बना दिया। इस तरह जब डेड सोल्जर्स पास आए और बैरियर को टच किया तो वे ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो गए। एल्विन थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, ये सोचकर कि उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, और उसने आर्मर कलेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि रिलेटिव्स के पास कुछ मेमोरी टोकन्स रहे। नायक ने देखा कि सोल्जर्स बैरियर को टच करके प्यूरिफाई हो रहे हैं, लेकिन उसने अभी तक मार्लिन को नहीं देखा। अचानक एक जायंट वायर बैरियर को तोड़ते हुए आया, जिससे यंग एडवेंचरर्स शॉक्ड रह गए, क्योंकि एक डेड मॉन्स्टर था। अटॉल ने अपने वेपन से अटैक किया और सिंगल स्ट्राइक में उसका हेड काट दिया। इसके साथ ही बॉडी ने खुद प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये ह्यूज था, इसे बाकी से ज्यादा टाइम लगा। कई और डेड मॉन्स्टर्स भी बैरियर के पास पहुंच गए। कुछ तो प्यूरिफाई हो गए, लेकिन कुछ समहाउ पार हो गए। साथ ही लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे कि वे उन्हें नायक तक पहुंचने से पहले ही डिफीट कर दें। कई आवर्स बाद वे लगभग सभी को एलिमिनेट करने में कामयाब हो गए। तभी नायक ने अनाउंस किया कि अब सिर्फ एक ही बचा है। उससे रियलाइजेशन हुआ कि ये मार्लिन के ग्रैंडफादर थे, क्योंकि उनका आर्मर बाकियों से अलग था। तभी वे उसके पास पहुंचे और ये देखकर सब शॉक्ड रह गए कि वो अभी भी भूल सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछा और नायक ने आंसर दिया कि वो खुशहाल लाइफ जी रही है और उसकी शादी हो चुकी है। ये सुनकर सोल्जर बहुत खुश हुआ। उसने अपना वेपन नीचे गिरा दिया और वीक वॉइस में उनसे कहा कि वो उसे प्यूरिफाई कर दें। तभी एलिस ने अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया, जिससे बूढ़े व्यक्ति की आत्मा को कम से कम कुछ समय के लिए पीस मिली। उसके बाद वे शहर लौट आए और सोल्जर का सामान सौंप दिया। परिवार के सदस्य वहां इकट्ठा हुए ताकि वो उन वॉरियर्स के अंतिम निशान पा सकें, और उन्होंने नायक का दिल से धन्यवाद किया। फाइनली उन्हें पता चला कि उन सोल्जर्स को शांति मिल गई है। तभी कर्ट अपीयर हुए और बोले कि फेयरवेल सेरेमनी के बाद सारे आर्मर लोहार को वापस कर दिए जाएंगे। उनके प्रोविंस में आयरन रेयर था और इसे वेस्ट नहीं किया जा सकता। नायक ने इंटरनली थोड़ा चिढ़कर कहा कि वो समझ नहीं पाता कि ये पीसेज उन फैमिलीज के लिए कितने इमोशनली वैल्यूएबल हैं। हालांकि कर्ट इंसिस्ट किया कि उन्हें कलेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन नायक खुद को रोक नहीं पाया और बीच में बोल पड़ा कि वे उनसे वो चीज़ नहीं छीन सकते जो उनके लव्ड वंस की सबसे प्रेशियस मेमोरीज हैं। कर्ट ने जवाब दिया कि वो सिर्फ एक एडवेंचरर है और उसे प्रोविंस के मालिक के डिसीजंस को चैलेंज नहीं करना चाहिए। फिर नायक ने पूछा कि क्या कर्ट के पास पर्याप्त आयरन है, क्या वो फिर भी आर्मर कलेक्ट करेगा, और कर्ट ने स्वीकार किया कि वो नहीं करेगा। ये कहते हुए नायक ने अपने बैग से एक बड़ा आयरन पीस निकाला, होपिंग कि ये आर्मर की कॉम्पनसेशन के लिए इनफ होगा और लोगों को उनके लव्ड वंस की यादें सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इसके बाद ऑल्बर्ट वहां से चला गया, इस तरह से साफ तौर पर चिढ़कर उसे उम्मीद थी कि नायक जल्दी ही वहां से निकल जाएगा, जबकि रेसिडेंट्स उनके द्वारा किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देते रहे। बाद में ड्यूक एचपोरे आया और उसने बताया कि वो अपने साथ लाए गए 2000 सोल्जर्स के आर्मर का मूल्यांकन करेगा, जिसमें कुछ टाइम लगेगा। उसने सजेस्ट किया कि जब तक इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होती, नायक अपने फैमिली प्रोविंस में रह जाए। हालांकि नायक कहीं और वेट करना पसंद करता था, बट ब्लंट टैक ने उनकी एडवाइस मान ली। नायक अपने भाई के घर गए, जबकि ड्यूक ने एक जनरल से बात की और अश्योर किया कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। उसी समय नायक का फॉर्मर सिटी मेयर ने उन्हें वेलकम किया, जिससे नायक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुए।
उन्हें जल्दी ही समझ आया कि वे उस फाइनल रिचुअल में आमंत्रित हैं जो उस आफ्टरनून प्यूरिफाइड सोल्जर्स के सम्मान में आयोजित हो रहा था। एलिस ने फेयरवेल प्रेयर लीड की, जबकि सेरेमनी में मौजूद लोग फुसफुसा रहे थे कि कर्ट खुद गुड बाय कहने नहीं आया। बाद में सोल्जर्स के सम्मान में एक फीस्ट भी रखा गया। फीस्ट के दौरान नायक ने देखा कि कर्ट की वाइफ एमिली अपने 2 बच्चों के साथ कुछ सोल्जर्स को गुड बाय कह रही थी। ये देखकर कर्ट फ्यूरियस हो गया। उसने जो शराब पी रहे थे उसे ग्राउंड पर गिरा दिया और चिल्लाया कि उसे स्टार्ट से पता था कि उसका ब्रदर उनके फादर की सारी चीजें चुरा कर पूरा कंट्रोल लेने वाला है। नायक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो केवल उन चीजों को रखता है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, ताकि वो और उसका फैमिली एक पीसफुल लाइफ जी सकें। लेकिन गुस्से से भरे कर्ट ने उसे इमीडिएटली पैलेस छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि वो कभी भी उसकी कोई चीज नहीं लेने देगा। पैलेस से बाहर आते ही नायक का सामना एमिलिया और उसके बच्चों से हुआ। उसने माफी मांगी और कहा कि वो बस किसी को हार्म होने से बचाना चाहता था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि चाहे वो कुछ भी करे, उसे पैलेस के ऑर्डर्स का पालन करना ही होगा। एमिलिया ने सिचुएशन समझी और अपने बच्चों को उसके पास आने दिया। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वे एक अच्छी लाइफ जिए और उसे उम्मीद थी कि जब नायक जमीन पर कंट्रोल करेगा तो वो उनकी वेल बीइंग का ध्यान रखेगा। कुछ आवर्स बाद मेयोनीज बनाते समय नायक ने अपने कंपेनियन से बात की और बताया कि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो प्रोविंस का मास्टर बनेगा। हालांकि वो पैलेस का सिर्फ एक पीस बनकर नहीं रहना चाहता था। उसे एक ऐसी प्लान बनाने के लिए सबकी हेल्प चाहिए थी जिसमें कोई इंजर्ड ना हो और कोई लाइफ लॉस्ट ना हो। अगले कुछ आवर्स में उसने और उसके कंपेनियंस ने शहर में फूड, क्लोथ्स और वेपन्स जैसी चीजें सेल करना शुरू की, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए और उनकी क्वालिटी से इंप्रेस्ड हुए। लेकिन उसी रात कर्ट और उसके लीडर्स आए और सेल्स रोकने की कोशिश की, क्योंकि इससे उनके कई प्रोडक्ट्स का ट्रेड इंपैक्ट हो रहा था। इससे लोग नायक के और करीब आ गए, जिससे कर्ट और ज्यादा फ्यूरियस हो गया। एक लीडर ने सजेस्ट किया कि नायक को एलिमिनेट कर दें, लेकिन कर्ट ने कहा कि यह इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो एक पावरफुल मजिशियन था जिसने एक ड्रैगन भी डिफीट किया था। किसी ने भी उसके सामने टिक नहीं पाया। फिर भी कर्ट ने उन्हें नायक को उस रीजन से बाहर निकालने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद नायक ने कर्ट के पास खड़े 3 लीडर्स को रोका और उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास उनके साथ भी एक प्लान था। अगले दिन कर्ट को बताया गया कि उसने अपने 3 लीडर्स को खो दिया है। इस बीच नायक ब्लेस सिटी में था और रॉड्रिक से बात कर रहा था। उसे बता रहा था कि उसकी प्लानिंग ऑलरेडी इन मोशन है। कर्ट के लीडर्स के साथ किए गए ट्रेड्स और ब्राइब्स की मदद से वो सिटी पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गया, जो कि कर्ट्स ने जिन लोकल लीडर्स को ट्रेड डील्स और रिश्वत के जरिए अपने साथ बांध रखा था, उसी वजह से वो लोग पहले से कहीं बेटर ट्रेनिंग पा रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अब उनमें से कई लोग कर्ट्स को छोड़कर किसी बेहतर फ्यूचर की तलाश में निकल रहे थे। ये सब देखकर कर्ट्स लिटरली आग बबूला हो जाता। उसने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि वो उसी हाउस तक पहुंच जाएगा जहां हमारा नायक अमीये और उसके बच्चों को लाने वाला था। थोड़ी देर बाद नायक चर्च पहुंचा, जहां रॉड्रिक ने कैजुअली कहा कि इतनी सारी घटनाओं के बाद कर्ट्स को अब शांत होकर प्रार्थना और ध्यान का लाइफ जीना चाहिए। ऐसा करने से पैलेस के लिए उस पर एक्शन लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि चर्च प्रोटेक्शन काफी स्ट्रांग होती है। नायक को उम्मीद थी कि उसका भाई पूरी योजना समझ लेगा। ये सब उसके भले के लिए ही तो किया जा रहा था। रॉड्रिक ने बताया कि मैंशन में सब कुछ प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। कई नोबल्स जमीन वाली प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सारी कॉम्प्लिकेशंस जल्दी सेटल हो जाएंगी ताकि वो आगे के स्टेप्स ले सकें। उसी टाइम नायक के भाई ने कर्ट्स के घर एक मैसेंजर भेजा। मैसेंजर को देखकर कर्ट्स शॉक्ड रह गया। नायक के प्रपोजल की वजह से उसके लगभग सारे लॉयल लीडर्स उसे छोड़ चुके थे। गुस्से में कर्ट्स ने नाइफ उठा लिया। वो हर प्रॉब्लम का सलूशन हिंसा से निकाल देना चाहता था, लेकिन मैसेंजर ने कामली कहा कि वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने ऑप्शन दिया कि अगर कर्ट्स ड्रैगन स्लेयर नाम की एक स्पेशल फ्लूट पेश कर दे तो नायक को हराना बहुत आसान हो जाएगा। कर्ट्स ने पूछा ये फ्लूट एग्जैक्टली किसने बनाई। मैसेंजर ने बताया कि ये ड्रैगन समनिंग के लिए इस्तेमाल होती है और इससे वो अपने भाई को एफर्टलेसली हरा सकता है। इसी के बदले में ऑडिटर सिर्फ इतना चाहता था कि जब वो आधिकारिक रूप से उस प्रोविंस का मास्टर बन जाए तो कर्ट्स उसका साथ दे। कर्ट्स को नया लाइज मिलते देख अच्छा लगा और उसने प्रॉमिस किया कि जैसे ही उसका भाई खत्म होगा वो ऑडिटर को उसका हिस्सा देगा। कुछ ही घंटों बाद नायक सीधे कर्ट्स के पास पहुंच गया, जो जंगल के बीच खड़ा था। कर्ट्स ने ऐसा एक्ट किया जैसे उसे नायक को देखकर शॉक लगा हो, लेकिन उसने तुरंत कहा कि सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पता था कि नायक के साथ हमेशा एक पूरी टीम मौजूद रहती है जो एक कॉल पर आ जाती है। कर्ट्स हंसते हुए बोला कि वो हमेशा अपने छोटे भाई के राइजिंग फेम से परेशान रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी इनहेरिटेंस कभी नहीं ले सकता था, क्योंकि वो इनहेरिटेंस असल में उसके बड़े भाई की थी। यहीं कर्ट्स ने अपनी पॉकेट से वो फ्लूट निकाली। ब्लैंक उसे देखते ही डर के मारे रुक गया। वो उसे रिकॉग्नाइज कर चुका था। उसने बताया कि ये एक एंशिएंट रेलिक है जो एक साथ हजारों ड्रैगन्स को समन कर सकती है। नायक ने वार्न किया कि फ्लूट का इस्तेमाल करने से न सिर्फ उसकी बल्कि उसके अपने फैमिली मेंबर्स और शहर के कई लोगों की मौत हो जाएगी। कर्ट्स ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर ने उसके भाई का साथ देकर उससे विश्वासघात किया है। अगर उसका फैमिली चला भी गया तो वो बाद में नया बना लेगा। ये सुनकर ब्लैंक गुस्से में उसे कोसा, जिससे कर्ट्स और फ्यूरियस हो गया और हमला करने को तैयार हो गया। लेकिन फ्लूट एक्टिवेट होते ही उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन गया,
जब उसे लगा कि वो बिना रेजिस्टेंस के उन्हें हरा नहीं पाएगा तो वो और डेस्परेट हो गया और यहीं उसने फ्लूट बजाना शुरू कर दिया। अचानक पूरा आसमान डार्क होने लगा और कर्ट्स एक अजीब खेपी माहौल में घिर गया। नायक फ्लूट के पास जाने ही वहा था कि एडल ने उसे रोक दिया। उसे एक भारी ईविल प्रेजेंस का आभास हो रहा था। ब्लैंक ने एक्सप्लेन किया कि ये असल में ड्रैगन फ्लूट नहीं हो सकती, क्योंकि कर्ट्स जैसा आदमी इतनी रेयर चीज कैसे हासिल कर लेगा। असल में वो एक रैट फ्लूट थी जो ईविल स्पिरिट्स को बुलाती है और फिर फ्लूट बजाने वाले पर ही हावी हो जाती है। एलिस ने प्यूरिफिकेशन मैजिक से ईविल को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वहां बहुत अधिक स्पिरिट्स प्रेजेंट थी। कुछ सेकंड्स बाद नायक ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी। वो अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन अब उसे उन स्पिरिट पॉजेस्ड क्रीचर्स को रोकना था जो हार्म पहुंचाने के लिए तैयार थी। एलिस के मैजिक के साथ अपनी मैजिक को कंबाइन करके उसने एक पावरफुल प्यूरिफिकेशन ब्लास्ट बनाया जिसने गोलम को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन डिसेप्शन से गुस्साई एक स्पिरिट सीधे ऑडिटर लुनार के घर पहुंच गई, जो उसी टाइम अपने सक्सेस प्लान का जश्न मनाने के लिए रॉयल डिनर कर रहा था। स्पिरिट ने सीधे जाकर उसे छू लिया। अगले दिन नायक रॉड्रिक से मिला, जिसने बताया कि वही ऑडिटर कर्ट्स को फ्लूट डिलीवर करने वाला था। उसी रात ऑडिटर और उसके कई नोबल साथी मारे गए। वो सभी वही लोग थे जो नायक पर अटैक करने की योजना बना रहे थे। नायक ये जानकर बेहद दुखी हुआ। उसके भाई के साथ धोखा हुआ था। रॉड्रिक ने कहा कि अब एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। शहर में अफवाह फैल चुकी है कि कर्ट्स ने ही ऑडिटर की हत्या की है। ऐसे में उसकी पत्नी अमीलिया का शहर में रहना डेंजरस है। अगर लोगों को पता चला कि वो यहीं है तो बड़ी परेशानी होगी। नायक ये जानता था, इसलिए अमीलिया और बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने भाई गर्मन के घर भेजने का फैसला किया। उसने ब्लैंकटैग और क्रिस्टोफे से भी बात की, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अमीलिया का फ्यूचर कैसे सिक्योर करे। इस प्रोविंस में कर्ट्स की बदनामी की वजह से अमीलिया की इज्जत भी बहुत लो थी। ब्लैंकटैग के पास कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं था, लेकिन उसने कहा कि उसे शक है कि उस फ्रूट का कुछ ना कुछ रिलेशन पैलेस पॉलिटिक्स से जरूर होगा। ये सुनकर नायक के मन में बेचैनी बढ़ गई। वो जानता था कि कई नोबल्स ऐसा ही करते हैं, काम अपने फायदे के लिए करते हैं और जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। लेकिन ब्लैंकटैग ने उसे समझाया कि हर नोबल ऐसा नहीं होता। उसने याद दिलाया कि नायक खुद एक नोबल है जो बिना किसी को बताए भी सही काम कर सकता है। ये बात नायक के दिल में घर कर गई। उसी रात उसने एलिस से पूछा कि क्या उसे लगता है कि ब्लैंकटैग सही कह रहा था। एलिस ने सॉफ्टली कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि ब्लैंकटैग उसके बहुत करीब होते हुए भी कहीं बहुत दूर है। ये सुनकर नायक को एहसास हुआ कि वो अभी भी अपनी पुरानी दुनिया के माइंडसेट में फंसा हुआ है, हर चीज़ को पुराने तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसी पल उसने खुद से प्रॉमिस किया कि अब वो बेहतर इंसान बनेगा और साबित करेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। अगले दिन नायक राजा से मिलने पहुंचा। राजा ने उसके पिता के प्रोविंस में हुए राइट्स को शांत करने के लिए उसे बधाई दी। रिवॉर्ड के तौर पर राजा ने उसे वही प्रोविंस की ज़मीनें देने की पेशकश की ताकि वो उनका डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभाल सकें। फिर राजा ने पूछा कि क्या उसे और कुछ चाहिए। नायक ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा कि क्या उस नोबल व्यक्ति को जो ऑडिटर के डिनर में मारा गया था 2 हेरिडिटरी टाइटल्स देने की अनुमति मिल सकती है। ये सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि टाइटल्स देना सिर्फ राजा का अधिकार था। कुलीनों के बीच अचानक तेज बहस शुरू हो गई, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि अगर राजा ने ये अधिकार दे दिया तो पूरे किंगडम में कंफ्यूजन फैल सकता है। कई लोग इस बात से परेशान थे कि फिर दूसरे भी यही अधिकार मांगने लगेंगे। कुछ मिनट तक माहौल काफी हीटेड रहा, लेकिन फिर राजा ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो हमारे नायक की जमीन से 1 इंच भी नहीं लेने वाले, जैसा कि कुछ कुलीन सुझा रहे थे। पूरा प्रांत उसी का रहेगा, पूरी तरह बिना किसी कटौती के। इसके बाद राजा ने बताया कि पिछले कुछ सालों में नायक ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं उसकी वजह से वो एक रेयर एक्सेप्शन बना रहे हैं। उन्हें यह अधिकार दिया जाएगा कि उस दिन मारे गए 2 कुलीनों की उपाधियां और उनकी संपत्तियां वो खुद हासिल कर सकें। मतलब अब वो इन टाइटल्स को जिसे चाहे दे सकते थे। और सबसे ऊपर राजा ने उन्हें काउंट के पद पर प्रमोट कर दिया ताकि वो अपनी ज़मीनों पर और भी अथॉरिटी के साथ रूल कर सकें। कुछ समय बाद राजा ने महसूस किया कि हमारा नायक सचमुच एक आइडियल नोबल बनता जा रहा है। वो जेन्युइनली खुश था कि सब कुछ वैसे ही अनफोल्ड हुआ जैसा उसने प्लान किया था। कुलीनों में डिसएग्रीमेंट तो होना ही था, लेकिन यही सही था। आखिर में राजा को भरोसा था कि नायक उस पूरे प्रांत का एक शानदार लॉर्ड बनेगा। कुछ दिनों बाद हमारे नायक ने अमीलिया से बात की। उसने कहा कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो राजा से मिली ये टाइटल्स उन्हीं को देना चाहता है, ताकि उनका नोबल स्टेटस हमेशा बना रहे और वो लोग एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर जी सके। एमिलिया ने दिल से उसका धन्यवाद किया। उसने याद दिलाया कि कर्ट के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी यानी नायक की कोई गलती नहीं थी। इन सब घटनाओं के बावजूद नायक अपने प्रांत की ज़मीनों को व्यवस्थित करने में लगा रहा। उसके पास अपने मैजिक का यूज़ करके बहुत कुछ संभालना था और उसके साथियों को भी हर समय उससे गाइडेंस चाहिए थी। कभी कभी उसे ऑनेस्टली समझ ही नहीं आता था कि काम शुरू कहाँ से करे, लेकिन कम से कम उसे ये सुकून था कि वो उन लोगों की मदद कर पा रहा है जिन्हें वो दिल से सबसे ज़्यादा चेरिश करता है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर तुम्हें स्कूल लव, रोमांस या थोड़ा सा एची वाइब वाले आने में पसंद आते हैं तो दूसरा चैनल भी चेक कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस चैनल पर भी मैंने रेगुलर अपलोड शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ भी सब्सक्राइब मार देना।